नमस्कार। आप सबका स्वागत है सर्वगुण संपन्न पर। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, मेरी पॉडकास्ट को देख के मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मैं आप सबको हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज की जो हमारी अतिथि हैं, उनकी जो वैल्यूज है वो है अखंडता और करुणा। उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो है विनम्रता और रिश्तों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। स्वागत कीजिए मेरी विशेष अतिथि श्रीमती सुनीता द्विवेदी जी का इस शो पर। सुनीता जी, आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय शो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत उत्साहित हूँ आज के इस पॉडकास्ट पर आपके साथ वार्तालाप करने के लिए। और आपकी उदारता के लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट पर आमंत्रित किया, अपनी बातों को, अपनी कहानी को सभी को बताने के लिए। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत साभार धन्यवाद। बिल्कुल शुक्रिया। मेरे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है। आपके बारे में बहुत सुना है, तो आपको बुलाना तो बनता ही था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सेगमेंट है वो है बचपन के दिन। और यहाँ पे सुनीता जी बताइए, कैसा रहा वो सफर? किसका प्रभाव सबसे ज्यादा था आपका परिवार वालों में? आपकी माता पिता, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, और कहाँ स्कूलिंग की? पर ये सबसे पहले कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बड़े? तो ये सब है हमारा सेगमेंट बचपन के दिन में। अम, जिंदगी में बचपन सबसे सुंदर होता है और उस समय शायद हमें भान नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो बचपन के वो दिन लौट आए। हम हमेशा, हर कोई चाहे किसी भी प्रांत का हो, वो हमेशा ये व्यक्ति एक बार जरूर अपने जीवन में कहता है कि मुझे अपने बचपन में लौटना है। तो वो बहुत ही, क्योंकि मुझे लगता है कि जब जन्म लेते हैं उस वक्त हम पूरे एम्प्टी रहते हैं, खाली रहते हैं। तो वो बहुत ही निर्मल सी स्टेट है। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं तो उसमें इतनी चीजें भरने लगते हैं, इतनी चीजें भरने लगते हैं कि सब बिल्कुल उथल पुथल और बाहर आने लगती हैं, सब उछलने लगती हैं चीजें बाहर। तो लगता है उन सबको हटा के फिर से उस निर्मल मोड में जाएं। और इसीलिए बार बार बचपन लौट किस तरह से लौटा सकते हैं इसकी बात हमेशा हम करते हैं। और हर हर व्यक्ति एक बार तो जरूर बोलता है अपने जीवन में कि मुझे वापस बचपन चाहिए। चाहे उसकी कितना ही, कई लोग हैं जो दुर्भाग्यवश उनके बचपन इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो भी एक बार जरूर सोचते होंगे कि नहीं, हम इतने कैसे हो गए, क्योंकि हमने बहुत सारा ओवरलोड कर लिया अपने अंदर। तो वो मेरा बचपन बहुत सुंदर रहा। बहुत भगवान की अजस्र कृपा है कि बहुत सुंदर बचपन है, बहुत सुंदर मधुर यादें हैं। और मैं शायद पूरी एपिसोड आपकी उसी पे बता सकती हूँ, लेकिन मैं उसको बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मेरा जन्म मुरैना में हुआ था, ग्वालियर के पास। जब मेरे पिताजी वहां पर मैजिस्ट्रेट थे तो वहां मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद में क्योंकि अलग अलग जगह स्थानांतर होता रहा, तबादले होने के कारण हम काफी शहरों में इधर उधर जाने लगे। हमारी चार बहनें, हम चार बहनें और हमारा एक सबसे छोटा भाई है और मैं तीसरे नंबर पर हूँ। और जब हम बड़े होने लगे तो घर में शिक्षा का बहुत महत्व था कि बच्चों को, सभी को शिक्षित होना है अच्छी जगह। तो छोटी जगह में जब उनका ट्रांसफर हुआ और जब वो रह रहे थे तो वहां पर स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। तो जब इंदौर में, मध्य प्रदेश इंदौर में जब मेरे पिताजी का ट्रांसफर हुआ और वो डिस्ट्रिक्ट जज जब हुए, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया, हमारे माता पिता ने, कि अब हम इंदौर में ही रहेंगे। माँ हमारे साथ रहेंगी और पापा इधर उधर जहाँ भी उनकी नौकरी थी वो जाते थे और फिर वो आते रहते थे। उस समय तो आना जाना भी कठिन था, इतने फोन मोबाइल वगैरह नहीं थे। तो बड़ा कठिन समय माता पिता के लिए रहा होगा। लेकिन उन्होंने वो किया। और उसके बाद में फिर मैं कॉन्वेंट स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी। वहां पर भी आदर्श नैतिकता पर बहुत ज्यादा, जो घर में था वही वहां पर भी था। और वो आज तक मेरे साथ में है। और
पढ़ाई के दौरान ही मैं हमेशा, पिताजी हमेशा कहते थे जिज्ञासु होना चाहिए, तुम्हें हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए और बहुत सच्चाई से जीवन जियो। कभी कोई अपने इसमें कोई गलत चीज सबसे होती है, गलती होती है, मानो और बताओ और उसको कैसे सुधार सकते हो। तो नैतिकता पर बहुत ज्यादा शुरू से जोर रहा, और भगवान की कृपा से आज भी मैं चाह, हम सबसे गलती होती, मैं मनुष्य हूँ, मुझसे भी होती है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि नैतिकता सबसे सर्वोपरि रहे, ताकि रात को जब सोऊं तो मन में कोई दुख लेकर ना सोऊं, क्योंकि आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। फिर पढ़ाई के दौरान ही जिज्ञासु होने के कारण मैं हमेशा अपने पिताजी से पूछती थी कि लोग कैसे चीज को, जैसे कि पृथ्वी गोल है कैसे पता करते हैं, क्या पढ़ते हैं, या कि सौरमंडल ऐसा है तो उस ग्रह नौ उस अब तो 8 हैं, तो कैसे 8 ग्रह हैं कैसे पता करते हैं, कैसे बताया गैलीलियो ने कि पृथ्वी घूमती है। तो और मेरी माँ मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर थी, जिन्होंने छोड़ दिया हम बच्चों को बड़ा करने के लिए अपनी नौकरी को। तो वो मुझे बताती थी कि सूर्य दिन उगता और ढलता नहीं है, पृथ्वी घूमती इसके कारण सूर्य के आसपास। तो वो चीजें, साइंस के प्रति जो रुझाव, वो माता पिता के कारण आया बहुत ज्यादा। और तो मुझे था कि तुम, पिताजी कहने लगे इसके लिए तुम्हें रिसर्च करनी पड़ती है, पीएचडी करनी पड़ती है। तो ठीक है, तो ये मन में था कि मुझे वो ही करना है, मुझे वैज्ञानिक ही बनना है। धीरे धीरे ये चीज बहुत दृढ़ होती गई, और फिर मेरा बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया कि कैसे एक आदमी, एक जीव होता है, चाहे वो जीव भले ही से वनस्पति हो, कैसे वो बड़ा होता है, कैसे वो उस सेल्स डिवाइड होते हैं। तो धीरे धीरे करके मेरा उसमें रुझान होने लगा और दृढ़ भी हुआ, और भगवान की कृपा से मैं आगे उसको परस्यू भी कर पाई। और मेरा फिर धीरे बाद में हुआ कि हम कैसे अपने आप को ठीक कैसे करते हैं। तो फिर पता चला कि प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी से आप वो उसमें सीखते हो। तो मुझे, मेरा ऐसा था कि मुझे इम्यूनोलॉजी में ही पीएचडी करनी है, और पिताजी ने कभी हमें रोका नहीं। बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे मित्रों से जुड़ी हुई हूँ, और आज भी मैं अपने क्लास के जो मेरी क्लासमेट्स हैं उनके साथ में मैं अधिकतर क्लासमेट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ। और अभी पहले तो फेसबुक वगैरह नहीं था, तो उसके कारण कौन कहाँ है इतना पता नहीं चला, जब कॉलेज पीएचडी फिर यहाँ आ गए तो, लेकिन उसके कारण और सबसे जुड़ गए। तो बहुत अच्छी मधुर स्मृतियां हैं, और अब लगता है कि अरे ये बचपन में ये थी, अब ये वहां है, ये कर रही है। बच्चे उनके कईयों के और जल्दी शादियां होने से और बड़े हैं। तो अच्छा, बहुत अच्छा लगता है देखकर। और बचपन से ही मैं कोई ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं कोई एथलीट रही, कि मैं कोई, पर हाँ मैं जो बचपन के खेल होते हैं, गुल्ली डंडा खेलना या यही सब जो खेलते हैं वो मैं करती थी। और उसके अलावा मुझे आर्ट क्राफ्ट का काफी शौक था, और लिखने का शुरू से काफी शौक था, क्योंकि घर में लिखने का, साहित्य का बहुत ज्यादा वातावरण रहा। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा लिखते थे। वो तो कहते कि नौकरी करना थी इसलिए मैं लॉ करके वहां चला गया, वरना मैं तो अपने इसी में, साहित्य में ही अपना करियर बनाता। पर उनके भाग्य में था कि वो लॉ करें, तो उसमें निकल गए। और तो साहित्य होने के कारण मैं लिखती थी, और पिताजी के साथ काफी मेरा उससे डिस्कशन, हम सभी भाई बहनों का इसी प्रकार से रहा है, तो माँ से और इससे, तो वो था। और घर में हर त्योहार को बहुत ही पारंपरिक रूप से भी और बहुत धूमधाम से मनाने का शुरू से रहा है। हमारी माँ हैं, तो अब पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन माँ हैं तो काफी अच्छी कुक हैं, और बहुत अच्छी होस्ट हैं, दोनों ही बहुत अच्छे होस्ट। तो काफी चीजें। और फिर जैसे घर इंदौर में क्योंकि हम थे, रिश्तेदारी भी काफी वहां रही है, पहचान वाले भी, तो किसी के घर पे भी कोई अच्छा शुभ प्रसंग हो या कभी दुख का भी प्रसंग हो, तो जब सारे लोग आसपास से भी आते, इकट्ठा होते, तो भगवान की कृपा से पापा मम्मी का काफी अच्छा था कि घर भी ठीक ठाक था, और ये था कि हर किसी का घर में स्वागत है, अतिथि देवो भव। तो उस फिलॉसफी से वो हमेशा जिए हैं। तो आप आइए, सो
हमारे घर पे भी एक मेला लग जाता था। तो वो शुरू से एक ऐसा देखा है कि नहीं, लोग अपने हैं, आते हैं, रहते हैं अपने साथ। वो आज भी हम लोग उसको आज भी रखते हैं, और यहाँ पर भी उसी चीज को बढ़ावा दिया हुआ है और रखते हैं कि घर खुला है, कोई भी आए रहे, और बहुत अच्छा लगता है। तो ये था हर त्योहार को मतलब लोग कहते थे कि अगर आपको दिवाली देखनी है 5 दिन, होली देखनी है, तो हमारे घर का उदाहरण दिया जाता था कि वहां पर जो धूमधाम से हम थक जाए पटाखे छोड़ते हुए, या हम थक जाए रंग खेलते हुए, लेकिन रंग ना खत्म हो और पटाखे ना खत्म हो। तो इस प्रकार की स्मृतियां हैं बहुत अच्छी, मधुर। और मैं एक चीज भी कहूंगी कि क्योंकि मेरे दादाजी और मेरी दादी माँ काफी कम उम्र में गुजर गए थे जब मेरे पिताजी बहुत छोटे थे, तो वो एक सेल्फ मेड पर्सन, अकेले संतान थे वो अपने। तो वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारे लोग हाथ पकड़ेंगे, खड़ा करेंगे तुम्हें, लेकिन अपना फावड़ा और कुदाली लेकर ही आगे बढ़ना है तुमको। तो तब लगता था ऐसा क्यों बोलते हैं, लेकिन अब जैसे बड़े हो रहे हैं, अब उम्र तो थोड़ी और जैसे मेच्योरिटी आ रही, तो लगता है नहीं, वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो बहुत गहरा भाव होता था उनकी हर चीज में। तो जैसे मेरे दादा दादी नहीं रहे, तो उनके मेरे फादर के जो अंकल थे, चाचा जी थे, उन्होंने कुछ समय उनको रखा, तो वो मतलब मेरे दादाजी ही रहे। तो वो ऐसे थे गांव में कि जैसे पुराने जमाने में लोग घाट पर नहाने जाया करते थे, तो वो जाते थे वहां नदी पर गांव में। तो एक बार मतलब कि वो चीज मेरे पिताजी में भी थी, और वो आई उनमें। तो वो जब नहा रहे थे, नहा के जब वो अपने कपड़े पहनने लगे, तो पास में वहां धोबी भी था, और वो अपने कपड़े पछाट रहा था, और वो छींटे उड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा, भाई बेटे तुम थोड़ा रुक जाओ, मैं तुम्हारे छींटे गंदे कपड़े के आ रहे हैं, मेरा स्वच्छ हूं, मैं नहाया हूं अभी। तो उस लड़के ने उनको कहा कि ऐसा है तो आप अपना घाट बना लीजिए। तो वो चीज उनको इतनी लग गई दिल में कि उसके बाद में उन्होंने उनकी जो भी जमा पूंजी जो भी थी, उससे उन्होंने कहा मैं अब इस नदी पर नहाने तभी आऊंगा जब मैं अपना खुद का घाट की नींव डालूंगा। और वो सच में उन्होंने तब, और वो इतना सुंदर आज उसको, मैं समझती हूँ कि 60-70 साल हो गए होंगे उस घाट को बने। थोड़ा सा अभी उसकी मरम्मत की आवश्यकता है, लेकिन आज भी वो घाट इतना सशक्त और इतना अच्छा बना हुआ है वहां पर। तो वो वही चीज मेरे फादर में भी थी कि उनको कहा कि भाई तुम क्या करोगे, तुम तो अकेले हो, तुम तो झाड़ू लगाओगे। वो चीज उनको इतनी चुभी कि मैं झाड़ू कैसे लगाऊंगा, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगा, और मेहनत करूंगा तो कुछ चीज मुझे रोक नहीं सकती। तो उन्होंने अपने मेहनत से ट्यूशन पढ़ के डिस्ट्रिक्ट जज होके वो रिटायर हुए। तो वही चीज उन्होंने हमेशा कही, नैतिकता रखो, मेहनत से कभी डरो नहीं, और अपना फावड़ा कुदाली लेके आगे बढ़ो। और उन्होंने सिर्फ ये बातें कही नहीं, ये करके भी दिखाया उन्होंने, बिल्कुल। और आदत इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है कि और आपको ऐसे सिद्धांत धरोहर के रूप में मिले हैं। धरोहर की मिले। और मैं, जैसे कि छोटे होते हैं तो आप बच्चों को कहते हो ऐसा नहीं करो, वहां मत जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, लेकिन हम बड़े होने लगे तो उन्होंने, दोनों ही, मम्मी ने और भी और पापा ने भी, कहना बंद कर दिया। बोले हमारे कहने से तुम कभी कोई चीज नहीं करोगे, तुम हमें देखोगे और तुम्हें लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, तभी तुम करोगे। तो वो पूरे इतने, मतलब सबके माता पिता बहुत पूज्य होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। मेरे लिए भी वैसा ही है कि मेरे लिए वो मेरे आदर्श हैं, बहुत पूज्य हैं। और जैसा उन्होंने कहा, अब मैं देखती हूँ कि नहीं, वो सही थे। और वो मैं उसे अपने जीवन में उतारने की, मेरी बहुत त्रुटियां हैं मेरे में, पर मैं उनको देखती हूँ, सोचती हूँ, और फिर उन त्रुटियों को करती हूँ कि नहीं, ये जो मैंने किया ये गलत है। अगर मेरी जगह पापा होते तो करते। फिर मैं जब सोचती हूँ कि नहीं, वो नहीं करते, तो मैं फिर उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ। गिरो, फिर उठो, फिर चलो, फिर गिरो, फिर उठो, फिर चलो। बहुत सुंदर। ये जो शिक्षाएं हैं, ये आपको अनुभव से भी मिलती हैं, आपके वातावरण से भी मिलती हैं, और पेरेंट्स अगर ऐसी सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं, अमल करते हैं, तो उससे बड़ा आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं। बहुत सुंदर। धन्यवाद सुनीता जी, ये सब बताने के लिए। और अब हम लोग
आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जिसका नाम है ये कहाँ आ गए हम। घर का आंगन, घर का माहौल सब छूटा और अब आप बढ़ रहे हैं अपने करियर और अपने आगे की जिंदगी के तरफ। तो कैसा रहा वो दौर? तो कॉलेज मैंने इंदौर से ही किया। मैंने बायोकेमिस्ट्री में एमएससी किया, और मैं यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। और मुझे था कि मुझे पीएचडी करनी है और इम्यूनोलॉजी में ही करनी है। तो मैं देश में देखने लगी, और मुझे हमेशा शिक्षक भी बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और सही मार्गदर्शन भी किया। तो ऐसे ही मुझे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि तुम अगर इम्यूनोलॉजी में ही करने चाहती हो तो ये जो देश में ये 4-5 जगह हैं बहुत अच्छी हैं, तुम वहाँ ट्राई करो। तो मैंने TIFR, PGI चंडीगढ़, PGI लखनऊ में इधर उधर एंट्रेंस एग्जाम्स दिए। मैं काफ़ी आगे भी दौर में बढ़ी इंटरव्यू के, और PGI लखनऊ में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं वहाँ गई। वहाँ मुझे बहुत, मतलब मैं इतना मैंने सीखा। हॉस्टल लाइफ के भी में भी अकेले रहना भी सीखा, और बहुत मैत्री पूर्ण संबंध बनाए जो आज भी परिवार की तरह हो गए हैं वो मेरे फ्रेंड्स। और मैं अपने पीएचडी सुपरवाइजर के लिए तो मैं शायद मैं मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं उनके लिए क्या कहूँ। और उनके हस्बैंड मेरे को सुपरवाइजर थे, अनफॉर्चुनेटली सर अब रहे नहीं। लेकिन शायद मैंने नायक सर जैसा कोई इंसान, मतलब माता पिता या मेरे नाना जी के अलावा मैंने अगर किसी को देखा है तो वो सर नायक। इतने सहृदय पुरुष, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे थे। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखने को, मतलब मैं समझती हूँ कि वो मैं उनकी दत्तक पुत्री की तरह रही हूँ और आज भी हूँ। तो मैं इससे बड़ा मैं और क्या कह सकती, इतना स्नेह। और मैंने बहुत इम्यूनोलॉजी साइंस, और मैं पब्लिक स्पीकर कभी नहीं रही। मुझे पब्लिक स्पीकिंग में शुरू से बहुत डर लगता था कि स्टेज पर किसी भी चीज, एक डांस करने में भी मुझे डर लगता था लोगों के साथ में। और जब मैं PGI गई तो वहां पर, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको बोलना ही है, आपको सेमिनार देना ही है, जर्नल क्लब प्रेजेंट करना ही है। तो शुरू शुरू में बहुत भय होता था कि कैसे, सब भूल जाती थी कि पढ़ के आई हूँ, समझ के आई हूँ, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अब वो ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। तो बस धीरे 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 ट्रेन होते गए। तो थोड़ा सा बोलने का, मतलब खुल गए बोलने के लिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया कि नहीं हम भी बोल सकते हैं और अपनी बात बोल सकते हैं। कभी डिफेंस भी करना पड़ता है आपको जब बोलते हो तो वो भी एक ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। और वहाँ इम्यूनोलॉजी, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, रूमेटोलॉजी के बारे में जो मैंने सीखा, वो अद्भुत अनुभव रहा। लैब में मैंने नया नया प्रोजेक्ट, नए नई, काफी डिफिकल्ट, मैंने DNA वैक्सीन, उस समय एक नई चीज थी। आज हम, आप सोचिए, मुझे इतना अच्छा लगा जब हमने RNA वैक्सीन कोविड के लिए लिया। कि कहते हैं कि बेंच से बेड साइड पे रिसर्च को आने में एवरेज 17 साल लगते हैं। तो जब जब मैंने शुरू किया था एक कॉन्सेप्ट कि मैं DNA वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए बनाऊंगी, तो वो बहुत इंडिया में उस समय उस लैब में डेवलप करना, बनाना बहुत कठिन प्रोजेक्ट था। तो काफ़ी कठिनाइयाँ आई, लेकिन उस कठिनाइयों में काफ़ी सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखा उसके बारे में। और वो तो माउस मॉडल में ही था। मैं माउस पकड़ने में भी मुझे डर लगता था कि कैसे उनको पकड़ूंगी, कैसे उनको इंजेक्शन दूंगी, कैसे करूंगी। लेकिन धीरे 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 आप सीखने लगते हो, और आप कॉन्फिडेंस भी आता है। वो सीखा कैसे वैक्सीन टेक्नोलॉजी और वैक्सीन कैसे काम करते हैं, इस इसके बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी मिली। और अपने बारे में भी मतलब मैंने काफी उसमें पढ़ा, और जो ज्ञान जो मिला वो कभी, बहुत अमूल्य ज्ञान मिला उन 6 सालों में मैं जब वहां रही। और हॉस्टल लाइफ भी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे दोस्त बने। अधिकतर दोस्त मेरे अब अमेरिका में ही हैं, जिनसे मैं बहुत संपर्क में हूँ। और 2018 में हमारी PhD सुपरवाइजर यहाँ आई थी। और वॉशिंगटन DC में मेरे मित्र हैं, उनके घर रही। तो हम सारे लोग वहाँ गए और हमने रीयूनियन रखी हमारे लैब वालों की। वो एक बहुत अच्छा था, कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग। तो PhD के दौरान मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अमेरिका आऊंगी, क्योंकि मैं काफी परिवार से अटैच थी। माता पिता
बुजुर्ग हो रहे थे तो लगता था कि नहीं, इनको छोड़ के मेरे लिए लखनऊ रहना ही इंदौर से दूर बहुत कठिन था। तो मैंने कहा इतनी दूर तो 7 समुंदर पार जाना बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं नौकरी भी देखने लगी पीएचडी के बाद, और मुझे एक आधे दो ऑफर भी ऐसे थे कि मैं रुक सकती थी। लेकिन कुछ भाग्य का देखिए खेल, कि लगा कि नहीं। और उस समय भी मुझे यही गुरु होना बहुत जरूरी है। तो गुरु ने ही हमारे कहा कि तुम्हें कौन कहता है कि तुम वहां बसो। लेकिन आज इंडिया में भी बहुत अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज हो गई। हमारे साथ के कुछ जूनियर्स, कुछ साथ के लोग वापस वहां गए और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं उनके पर बहुत गर्व करती हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं वे लोग। तो मैं जाना भी चाहती थी। तो हमारी जो मेरी सुपरवाइजर है मैडम नायक, बोली कि नहीं तुम जाओ, तुम्हें और मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पोस्ट डॉक मिली, और बहुत अच्छे साइंटिस्ट, आर्थराइटिस एंड रोमेटिज्म ब्रांच के चीफ, जो पॉलीमायसाइटिस डिजीज के पायनियर वर्कर हैं। वो बहुत वन ऑफ द टॉप मोस्ट साइंटिस्ट एंड ह्यूमन बीइंग आई वुड से। उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा था। मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं, मैडम बोली कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए सुनीता, तुम जाओ, देखो कैसे होता है, एक्सपीरियंस करो उस चीज को, तब तुम्हें पता चलेगा। अपने देश में अपने घर आने के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, तुम जब चाहो आ सकती हो, पर तुम्हें ये जाना चाहिए। तो मैं आ गई यहाँ पर, और अकेले अमेरिका, बस कि चलिए वहां देखते हैं। किसी को जानते नहीं, हाँ अपने मित्र थे, और उस मेरा भाई ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था, मेरे से छोटा है, लेकिन वो इंजीनियरिंग करके यहाँ आया, मास्टर्स किया। तो वो था, लेकिन वो दूसरे शहर में था और मैं यहाँ पर आई। अब आप सोचिए कि पहली बार हवाई यात्रा, और उसके बाद में आप यहाँ पर अटलांटा के एयरपोर्ट पे उतरते हो, और आपको, मतलब मेरे भाई ने मुझे पहले बताया था, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी पहली बार आप आए हो और आपको कुछ पता नहीं है, और ये 9/11 के पहले की बात बता रही हूँ आपको मैं। तो आप, अब आपको, आपकी नेक्स्ट फ्लाइट बहुत लेट है, क्योंकि मैं अपने ब्रदर के पास जा रही थी पहले। तो मैं अटलांटा एयरपोर्ट पर, पहले मैं न्यूयॉर्क आई, वहां से फिर अटलांटा के एयरपोर्ट पे मेरी फ्लाइट थी वहां। अब मुझे, मैं अपने साथ कुछ तो था ही मेरे साथ खाने के लिए, लेकिन मुझे कुछ गर्म पीने का मन था, तो मैंने बोला चलो अब कुछ कॉफी लिए, चाय लेते हैं। आजकल तो सब जगह चाय मिलती है, उस समय नहीं मिलती थी। तो अब चाय नहीं मिल रही 2-3 जगह, मैंने बोला अरे बाप रे चाय नहीं मिल रही, चलो कॉफी लेते हैं। अब इंडिया में हम तो कॉफी कौन सी है, एस्प्रेसो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। तो वो दिखी तो मैंने ऑर्डर की। तो अब वो इतनी कड़वी यहाँ की एस्प्रेसो और हमारे तो कोई मेल ही नहीं, और वो इतना बड़ा कप, मैंने बोला बाप रे ये तो बहुत। तो वहीं से ही आपको लगने लगा कि आप एक दूसरी जगह आ गए हैं। फिर कुछ मैं खाने के लिए, मैं लेने के लिए गई, तो वो हियर टू गो, हियर टू गो, अब मुझे समझ में ना आए। जबकि मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी हूँ, और मैं समझती हूँ मेरी अंग्रेजी काफी अच्छी भी है और समझ लेती हूँ, लेकिन मुझे समझ ही ना आए कि हियर टू गो का। और आज भी मुझे कभी कभी दिक्कत होती है वो उच्चारण को समझने में। मैं आपको ऑनेस्टली कहूंगी, आज भी तकलीफ होती है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल थके हारे, और कुछ हियर टू गो मुझे समझ में नहीं। थोड़ा सा मैं फिर वहां पीछे हट के देखने लगी लोग क्या कर रहे हैं, इसके वो क्या बोल रहे हैं, मैंने ऑब्जर्व किया। थोड़ी बाहर हट गई लाइन से और मैं ऑब्जर्व करने लगी वहां पर। फिर मुझे समझ में आया हियर बोलना है मुझे इसको, कि मुझे यहीं पे बैठ के खाना है तो मुझे हियर बोलना है। लेकिन अब मैंने अपना सैंडविच सोचा, कुछ अपने दिमाग में था कि इंडियन, लेकिन वो खा के मैंने बोला ये तो बिल्कुल ब्लैंड है, नहीं खाया जाएगा। फिर बस, तो ये यहाँ से यात्रा शुरू हो गई। उसके बाद में मैं अभी फिर एनआईएच में लैब में काम। तो लैब बहुत अच्छी थी। वहां पर हम लोगों ने पॉलीमायसाइटिस का माउस मॉडल फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था हमारी लैब में। तो उसके ऊपर मेरा काम था कि कैसे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करें, और कैसे इस डिजीज को हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो उसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी हम लोग ने ट्राई किया था, और जीन थेरेपी का भी मॉडल था। तो उस पर मैं काम करती थी। और मैं एक रूममेट के साथ रहती थी, जिसके साथ मेरे आज भी बहुत मधुर संबंध है, वो मेरी बहुत प्यारी सहेली है। और बहुत, मतलब वो एक अपार्टमेंट में अकेले रूममेट के साथ रहने का आनंद भी बहुत अच्छा था। और हम उस समय मेरे पास कार नहीं थी, और उसने कार खरीदी थी, तो कभी कभी हम लोग उसके साथ कार में जाते थे। हमें वो भी नहीं, मैं भी नहीं, पता नहीं था कि भाई स्नो भी पड़ती है तो कैसे करते हैं, या आइस रेन होती है क्या होती है।
आइस पूरी पड़ रही थी, और हम लोग एक दिन लैब से वापस शाम को घर आ रहे थे, तो हमारा एक्सीडेंट होते हुए बचा, क्योंकि हमें पता नहीं डीफ्रॉस्टर कैसे करते हैं। फिर हमने कहा नहीं, कार के बारे में पढ़ना भी बहुत, तो ये सब लर्निंग थी धीरे धीरे धीरे। स्नो पड़ रही है, आप अपना स्कार्फ वगैरह लेके तो निकल गए बस के लिए, बस स्टॉप पे खड़े हैं, तो आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत कठिन है, यहाँ की ठंड इतनी, आप जो आप पहन के आए हैं सफिशिएंट नहीं है आपके लिए। फिर मैंने अपनी लैब में पूछा, तो वहां पर एक स्टूडेंट थी, उसने बोला कि आप थर्मल भी पहनते हो, ये करते हो वो करते हो। फिर बोली चलो मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। फिर वो मुझे अभी भी याद है, मुझे पैटेगोनिया के स्टोर में लेके गई, पहली बार मैं गई, और वहां पर मतलब उस समय मैंने 3 थर्मल, मुझे आज भी याद है, अपने लिए खरीदे। बहुत अच्छी चीज थी कि मैंने खरीदा, क्योंकि बस स्टॉप पे देर देर तक खड़े रहना ये सब के लिए बहुत अच्छा था वो। लेकिन उस जमाने में छोटी सी जो आपको फेलोशिप मिलती है, उस जमाने में $35 का, एक $100 का जब मैं खरीद के लाई तो मुझे बहुत पिंच किया। और नए नए आते हैं तो आप उसको तुरंत कन्वर्ट भी करते हो कि अरे तो इतने सारे रुपये खर्च हो गए। तो आप सोचिए, तो ये सब धीरे 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 सीखने को मिला कि सूर्य निकल रहा है लेकिन आप निकल नहीं सकते, ध्यान रखिए बाहर का तापमान क्या है, ये ध्यान रखिए। तो फॉल आते से ही आपको अपना ध्यान रखना है, कैसे करना है। तो एक तो आप लैब में नई जगह सेटल हो रहे हो, और दूसरा ये अपने आप को नई वातावरण में, नए मौसम में, सब में एडजस्ट करना। लेकिन हो जाता है फिर, और बहुत अच्छे मित्र बन गए। और फिर एनआईएच में मैंने देखा कि जिन साइंटिस्ट के बारे में हम पीजीआई में पढ़ते थे, कि जैसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी ने ये सजेस्ट किया कि ये ट्रीटमेंट इस डिजीज के लिए किया जाना चाहिए, वो साइंटिस्ट आप वहीं पे देख रहे हो, उनको उनको सुन रहे हो। और वहां पर हर वेंसडे को इम्यूनोलॉजी इंटरेस्ट ग्रुप, हर वहां तो दिन भर आप बैठ के सेमिनार सुन सकते हो। तो मैं इम्यूनोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं इम्यूनोलॉजी इंटरेस्ट ग्रुप की मेंबर थी, तो मैं वहां सुनने जाती थी। मतलब वो जो मैंने, जो दुनिया के बेस्ट इम्यूनोलॉजिस्ट को जो आपने सुना, जो आप पढ़ते थे इंडिया में उनके बारे में, उनको वहां पर रूबरू देखना सुनना, वो एनआईएच के नोबेल लॉरिएट्स थे, वहां पर उनकी लैब जाके देखना, मतलब सुपर हीरोज। वो जो मैं आपको शब्दों में नहीं कह सकती, वो जो एक्सपीरियंस था, बहुत सीखने को वहां पर भी मिला। और मेरे बॉस बहुत अच्छे, अपने घर, मैंने अमेरिकन बॉस इतने मतलब हॉस्पिटैलिटी वाले बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेंगे, पर वो आए दिन हम लोगों को बुलाते थे, और उनको इंडियन खाना बहुत पसंद था। तो जैसे उन्हें जलेबी बहुत पसंद थी, बैंगन का भरता बहुत पसंद था, गाजर का हलवा, तो उनके घर पार्टी होती थी तो मैं हमेशा ये लेके जाती थी। तो वो बड़े खुश होते थे कि अरे जलेबी, दिस इज जलेबी, आई लव दिस जलेबी, सुनीता दिस इज रियली ना लव, आई रियली लव इट। मैं उनके लिए फिर बाद में वहां से जब मूव हुई तो मैं उनको भेजती भी रहती हूँ। अभी भी तो वो जैसे थैंक्स गिविंग के पहले उनको जब अभी एक बार मैंने गाजर का हलवा भेजा, तो बोले मैंने इसको बिल्कुल अलग से रख दिया है, और अभी मैं इसको थैंक्स गिविंग पर निकालने वाला हूँ। वो मुझे थैंक्स गिविंग पे उनके घर भी बुलाते थे। वो भी बहुत अच्छा लगता था कि बहुत क्लोज लोगों को ही बुलाया जाता है, तो उसमें अगर वो मुझे बुलाते थे तो ये बहुत मेरे लिए सम्मान की और बात है कि वो अपने घर मुझे बुलाते थे। तो लेकिन हाँ, अब मैं वहां थी लेकिन साथ में घर में तो ये चिंता थी ही सही कि अब इन ये बड़ी हो गई हैं, ये अमेरिका भी चली गई हैं, अब इनके लिए हम इस हिसाब का लड़का कैसे ढूंढें। तो ढूंढाई तो चली रही थी हमारे लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड, और उनका था कि भाई हमें ब्राह्मण है, हम मतलब मेरे पिताजी बहुत ओपन थे, मेरी मम्मी भी, कि सब इंसान बराबर है। मैं आपको कभी उनका भी किस्सा एक सुनाऊंगी। लेकिन फिर मेरी शादी हो गई, अरेंज्ड मैरिज थी हमारी। मेरे हस्बैंड उस समय वेंडरबिल्ट में थे, वो वहाँ पर फेलोशिप कर रहे थे। वो पीडियाट्रिक कार्डियक क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट हैं, तो वो वहाँ पर फेलोशिप कर रहे थे। फिर हमारी शादी हुई, हम इंडिया ही जाके शादी हमारी हुई, वो मुंबई से हैं। तो वहाँ पर शादी हुई, तो शादी होने के बाद फिर मुझे मूव होना पड़ा वेंडरबिल्ट। तो मैं वहाँ वेंडरबिल्ट चली गई, वहाँ मैं लैब में, वहाँ पर भी मैं पोस्ट डॉक थी, वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं उनके साथ में मैंने काम किया। और बहुत बड़ी लैब थी वो इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर जिम क्रो। और वैक्सीन, वहाँ के वैक्सीन सेंटर के डायरेक्टर हैं वो, उन्होंने उसको सेटअप किया। आरएसवी वैक्सीन पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। और
बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज पर्सन है वायरोलॉजी पे, और अभी तो काफ़ी स्ट्रक्चरल बायोलॉजी भी करते हैं, पर मैं वायरोलॉजी ही करती थी और बेसिक इम्यूनोलॉजी में मेरा काम था। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और वहाँ पर बहुत काफ़ी सारे पोस्ट डॉक्स थे, काफ़ी सारे फेलोज थे, और लैब कल्चर भी बहुत अच्छा था वहाँ पर। अधिकतर जगह मैंने देखा, जैसे हमारे आजू बाजू की लैब्स में भी ऐसे ही था कि कोई किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, पर हम ऐसे अपने लखनऊ से ऐसे आए थे कि हम सब एक परिवार की तरह लैब में रहते थे, कि मेरा पेन सबका पेन है टाइप से हम लोग। वही चीज हमारे एनआईएच की लैब में थी, और बहुत भाग्यशाली हूं मैं कि वैसा ही कल्चर मुझे वहां पर भी मिला, वरना अधिकतर सब अपना अपना आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। पर हमारे यहाँ पर बहुत मेरे इसके लिए मैं अपने बॉसेस को बहुत ज्यादा, उन्होंने ऐसा लैब में कल्चर डेवलप किया, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कभी आगे मैं, अगर मैं भी अब ड्रीम लेकर ही आई थी कि जब मेरी होगी लैब, तो मैंने उनसे सीखा, मैंने अपने पीएचडी सुपरवाइजर से सीखा, फिर मैंने अपने एनआईएच में डॉक्टर प्लॉट से सीखा, डॉक्टर क्रो से सीखा मैंने, कि परिवार की तरह अपने लैब वालों को रखो, जोड़ के रखो, तो सब कुछ खुशहाल रहता है। वो चीज जो घर में सीखी, और फिर वो जो बाहर भी सीखी, उसका बहुत प्रभाव रहा, और मैं सोचती कि अगर कभी मेरा ऐसा भविष्य में हुआ तो मैं इसी तरह से रखूंगी अपने फेलोज को, उनको। तो फिर मैं शादी होके वहां आ गई, और फिर मेरी बेटी हुई, और मेरे हस्बैंड फिर और आगे पढ़ना चाहते थे, तो वो फिर बॉस्टन चले गए फेलोशिप के लिए, और आगे के लिए तो मैं गई। तो मेरी बेटी छोटी थी, तो एक डिसीजन ये था कि भाई क्या करें, क्योंकि वो आईसीयू में काम करते हैं, उनके बहुत लॉन्ग आवर्स हैं, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती। और आईसीयू में पीडियाट्रिक आईसीयू, कार्डियक आईसीयू, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब भी है। तो मुझे थोड़ा सा स्टेप बैक लेना पड़ा। मैंने बोला नहीं, और अपने हमारा अपना डिसीजन भी था कि हम सभी पालते हैं अपने बच्चों को, बहुत प्यार से पालते हैं, पर शायद हमें, और खास तौर से मुझे बच्चे को डे केयर चाइल्ड टाइप नहीं पालना था, कि मैं उसको छोड़ रही हूँ, मैं अपने करियर में लगी हुई हूँ, मैं उसको शाम को पिक कर रही हूँ। तो मैंने, कठिन था, बहुत कठिन था ये डिसीजन लेना। और मैं खुश हूं आज, लेकिन कभी कभी क्या है ना, मनुष्य है ना, तो आप पीछे भी जाते हो, सोचते भी हो। कभी कभी तुलना भी नहीं करती मैं किसी के साथ, लेकिन कभी कभी तुलना भी करने में आ जाती है, तो लगता है शायद नहीं करती तो शायद मेरा भी आज, मैं भी ऐसा हो जाता। ठीक है। बिल्कुल, आपके बच्चे तो बहुत भाग्यशाली हैं कि उनकी माता जो हैं उन्होंने इतना कुछ हासिल किया है अपने फील्ड में। पोस्ट डॉक्टोरल हैं और इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आपने काम किया है, और फिर आपको एक जिंदगी में एक ऐसा वो अवसर आता है, अवसर बोल दीजिए, या फिर एक सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी आती है कि आपको निर्णय लेना होता है कि क्या करें, आगे बढ़ें या फैमिली को हाँ। अपना समय दें। और जो वो एक डिसीजन है, मुझे लगता है कि माओं के लिए, औरतों के लिए बड़ा सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि आपका जो दिल है वो आपको एक तरफ खींचता है, और आपका जो दिमाग है वो आपको एक तरफ खींचता है। आसान नहीं है, और आप इतनी मेहनत करके, मतलब मैं कभी कभी, मैं अपनी बेटी को भी, मेरी एक ही बेटी है, अभी सीनियर है, अभी उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया है भगवान की कृपा से यूपेन में, तो वो अभी जाने वाली है फॉल में, आरंगेत्रम करने वाली है वो अपना भरतनाट्यम। और उसको बहुत अच्छी गुरु मिली हुई है, शुभा नारायण जी उसकी गुरु हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा है, मैं तो ये कहूंगी भगवान की बड़ी कृपा है। और ऐसे बच्चे की माँ होना या माता पिता होना, हम दोनों बहुत भगवान के कृपा से, मतलब हम कह नहीं सकते कि ऐसे बच्चे की बच्चा दिया भगवान ने, एक दिया लेकिन बहुत अच्छा बच्चा दिया। तो उसके साथ समय बिताना, उसको मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है कि हम एक ना एक प्रहरी की तरह हैं, जो हमें धरोहर में चीजें मिली, हम सिर्फ उसका देखभाल कर रहे हैं। तो जो हमें अच्छी चीजें मिली, परिवर्तन ही एक स्थायी चीज है, तो परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन उसमें भी जो चीजें अच्छी हैं वो हमेशा रहेंगी, तो उसको आप कैसे अगले जनरेशन को देते हो, आपको नेक्स्ट सिटीजन बनाने के लिए भी बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। तो अभी कोशिश तो करते ही हैं, और शायद कुछ हद तक की भी है कोशिश, ऐसा लगता है उसको देख कर कि कुछ उसमें आए हैं हमने जो सिखाने की कोशिश की है। और मुझे इस बात की खुशी लगती है कि मैंने उसके हर माइलस्टोन को देखा,
और फिर मैं सोचती भी थी कि मैं कुछ करूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, लैब में तो बहुत लंबे घंटे काम करना होता है। जैसे रात को 10 बजे, 11 बजे, कई बार मैं 2-2 बजे भी आती थी, तो मैं मुझे लगने लगा कि बच्चे को देखते कैसे, किसके पास ना बेबी सिटर रात को रख रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं चलेगा, इसके लिए तो कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ ड्राई लैब में काम करूंगी, वेट लैब से ड्राई लैब में जाके, या हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में, या किसी में जिसमें मैं अपनी, इतना मैंने पढ़ाई की उसको भी मैं, उसका उपयोग हो, मैं और मैं मेरा दिमाग भी एक्टिव रहे, मैं कुछ तो करूं। और मैं ऐसा कर सकूं कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी हो और मैं टाइम से अपने बच्चे को देख सकूं उसको। ये नहीं कि माँ, पिताजी तो बहुत ज्यादा, मतलब संघर्ष नहीं कहेंगे, उनके लंबे घंटे, वो भी बहुत सेवा कर रहे हैं किसी के बच्चे के लिए। रातों को सोते नहीं है वो, अगर कोई बच्चा बीमार हो पूरी रात खड़े रहते हैं बेड साइड पर। तो मेरा भी कुछ कर्तव्य अपने है परिवार के लिए। तो फिर मैंने, और मैं, भगवान की कृपा है कि मैं ऐसा कर सकी, कई परिवार नहीं कर सकते हैं, तो ये भगवान की कृपा है कि मैं ये कर सकी। मैं घर में रही। फिर मैंने सोचा मुझे कुछ करना है आगे, तो मैं हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में मुझे मास्टर्स करने का मन हुआ। मैं एमबीए करना चाहती थी, लेकिन एमबीए करो तो फिर वही प्रॉब्लम है कि आपकी जॉब फिर लंबे घंटे, और वो मैं नहीं चाहती थी। तो मैं फ्लेक्सिबिलिटी चाहती थी कि मैं कुछ दूसरा करूं। तो मैंने सोचा मैं हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में करूंगी मास्टर्स। उसके लिए अभी कंप्यूटर के रिक्वायर्ड कोर्सेज होते हैं, जो मैंने कभी कंप्यूटर की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। तो फिर मैंने पहले, मुझे जावा, C++ सीखना पड़ा। तो वो भी एक चैलेंज था, क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं। तो मैं जब क्लास में गई तो शुरू के हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ता काफी कठिन जावा की क्लास थी। और असाइनमेंट पे असाइनमेंट, और फिर क्या है ना, आप 101 क्लास है जिसमें फ्रेश सीनियर्स, अभी जो कॉलेज में फ्रेशमैन है वो आए हैं, वो यंग हैं, और आप पीएचडी कर चुके हो, पोस्ट डॉक कर चुके हो, आप अलग जीवन के पड़ाव पर हो। और वो बिल्कुल बबली एकदम से, और वो सब, उनमें एनर्जी ज्यादा है, सब कुछ है। तो थोड़ा सा इंटिमिडेट तो आप होते ही हो। और आपको इतनी कठिन क्लासेस होती हैं कंप्यूटर साइंस की। तो फिर मैं अपनी फिर मैंने सोचा कि नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। फिर मैं अपने प्रोफेसर के पास, मुझे आज भी याद है, मैं गई तो मैंने कहा कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, और ये मैं तो कर नहीं सकती। बोले क्यों नहीं कर सकती, तुमने इतना कुछ जो जीवन में किया, तो अब ये क्यों नहीं कर सकती। और इन यंग बच्चों से ये शब्द है उनके, कि इन यंग बच्चों से इंटिमिडेट नहीं हो। तुम देखो, तुमने पीएचडी की है, तुम यहाँ आई हो अपने बलबूते पर, तुम अपने आप को किसी से कम मत समझो। बोले 2 हफ्ते बाद आना और मुझसे बात करना, तब देखते हैं क्या होगा। तुमने ये सब किया। फिर मैंने सोचा हाँ, इम्यूनोलॉजी में भी कुछ कठिन क्लासेस थी, जैसे HLA कॉन्सेप्ट जो है, जैसे टिश्यू मैचिंग जिसको हम कहते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू लर्न। मैंने कहा अगर मैं वो क्लास कर सकती हूँ तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो बस ये ड्राइव, और फिर फैमिली का सपोर्ट, मेरे फादर का, मदर का, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट। नहीं, क्यों नहीं कर सकती सुनीता, क्यों नहीं कर सकती तुम, बिल्कुल कर सकती हो। तो हस्बैंड ने भी मेरा बहुत इनकरेज किया, सपोर्ट किया। तो हुआ। और फिर मैंने मास्टर्स किया हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगहम से, अलाबामा एट बर्मिंगहम, वहां से मैंने किया। और मेरे फादर बहुत खुश थे कि, मतलब मैं, पर उनकी उस समय हेल्थ काफी डिक्लाइन होने लगी। बड़े दुख की बात है कि जिस दिन मेरा ग्रेजुएशन था उसके एक दिन पहले ही पास हुए। फिर अब मैं जॉब ढूंढ रही थी। फिर मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी जॉब एल्बुकर्क में, पिछले 1-1.5 साल से वो लोग पीछे पड़े थे न्यू मैक्सिको में, कि आप आइए, हमारा कार्डियक प्रोग्राम आप यहाँ पर डेवलप कीजिए। तो हमने कहा हम नेशनल में इतने सालों से हैं, हमारा इतना अच्छा सोशल सर्कल है, वेंडरबिल्ट में हम लोग काम करते हैं, घर है, सब कुछ है, हम क्यों जाएं, बस सोशल स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे वहां पे, भी हमारा बहुत बड़ा सोशल सर्कल। हमने कहा नहीं, हम तो कहीं नहीं जा रहे, वो पीछे पड़े हुए थे। तो इट वॉज ए गुड अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग फिर अल्बुकर्क मूव हो गए। वहां पर में हम जब मूव हुए तो बीच में फिर थोड़ा सा लैग फेज आ गया मेरे जॉब का, कि यहाँ से मूव, यहाँ से मूव। और रिसर्च में क्या है ना, आपको एक ही प्रोजेक्ट पे काफी सालों तक जब आप करते हो,
तब फिर आप उसके ऊपर बिल्ड करते हो और अपना कुछ निकालते हो सेपरेट, और देन यू बिल्ड ऑन दैट योर करियर। पर ये ब्रेक आने के कारण मैं वो कर नहीं पा रही थी, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आता है ना आपको, तो वो था। लेकिन यू ट्राई टू ओवरकम। आप दूसरी चीजें देखने लगते हो कि आप, परिवार ठीक चल रहा है, हस्बैंड की जॉब ठीक चल रही है, बेटी का अच्छा अच्छा परवरिश हो रही है, आप उसको टाइम से पिक कर रहे हो स्कूल से, उसको ज्यादा देर दे के वहां पर आफ्टर स्कूल नहीं रुकना पड़ रहा, और जैसे ही आप पहुंचते हो, वो चाहे प्लेग्राउंड में कहीं भी हो, आपको देखते से ही जब वो दौड़ के आपकी तरफ आती है, वो आपका पूरा मतलब कि सब चीज, आगे सब कुछ बेकार है, सब करियर बाकी सब पोजीशन, जब वो बच्चा आपको देख के खुश होके आपकी तरफ दौड़ के आता है कि मम्मी आ गई, बस अब मुझे घर जाना है। फिर वहां मुझे एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरे डिवीजन चीफ जो थी, वो एक जॉब ढूंढ, एक पर्सन को ढूंढ रही थी। शी इज अ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट, बहुत अच्छी हैं वो। और उनको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो थोड़ा कंप्यूटर जिसके हो, बेसिकली वो इम्यूनोलॉजी जानता हो। तो काइंड ऑफ मैंने अप्लाई किया, एंड इट वाज अ रियली गुड फिट फॉर मी एंड फॉर हर ऑल्सो, क्योंकि उनको, वो है एक एपिडेमियोलॉजिस्ट, और वो हेपेटाइटिस सी वायरस पर काम करती हैं। और उनके मतलब मेरे ख्याल से शायद उन्हीं का एक या वन ऑफ द कोहर्ट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में हैं, और वो ड्रग यूजर्स में करती हैं काम। सारी दुनिया में उनका कोहर्ट है, प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट, बहुत लार्ज स्टडी है, बहुत सालों की स्टडी है वो। तो उनके कई सारे जो हैं उसमें वो लोग ऑस्ट्रेलिया वाले वायरोलॉजी बहुत करते हैं, यहाँ पर हार्वर्ड में, और मॉन्ट्रियल की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर वो लोग इम्यूनोलॉजी का काम करते हैं काफ़ी। द नेदरलैंड्स में भी इम्यूनोलॉजी करते हैं, और वो एपिडेमियोलॉजी करती हैं खुद। और तो काफ़ी सारे पेशेंट का डेटा है, सब कुछ है। तो उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था, बोले कि मैं इम्यूनोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पर ये लोग जब करते हैं बात, तो मुझे, मैं लॉस्ट रहती हूँ कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो शी वांटेड समबडी, को ऐसा कनेक्टिंग आदमी जो, तो उन्होंने उनको एक साइंटिस्ट की पोजीशन उन्होंने की, तो इट वाज अ गुड फिट फॉर मी लकीली। मैंने हेपेटाइटिस बी पर काम किया था, और ये हेपेटाइटिस सी पर था। तो उनको तो लगा कि एक वायरोलॉजिस्ट भी है जिसको थोड़ा वायरोलॉजी का भी नॉलेज है, इम्यूनोलॉजिस्ट तो मैं चाह ही रही हूँ थोड़ा सा, मुझे कंप्यूटर, क्योंकि मैंने हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में किया था, तो मुझे उसका भी वॉज अ वेरी गुड फिट। मैं बहुत अच्छी, मतलब वहाँ पर, वहाँ भी मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पर। और साइंटिफिक राइटिंग, ग्रांट राइटिंग में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, उसके पहले भी हमने लिखी ग्रांट्स और लेकिन उसमें क्या था ना, आप जो रिसर्च में जो मेरा पार्ट है, मैं उतना सही लिख रही हूँ, उतना ही मेरा कंट्रीब्यूशन है अपने बॉस को देने का, कि मैं मेरा ये फिगर जाएगा इसमें। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल ग्रांट प्रपोजल कैसे लिखा जाता है, कैसे वो सबमिट किया जाता है, उसके लिए और क्या क्या एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें लगती हैं, वो मैंने काफी सीखी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखा। और इतने सारे कोलैबोरेटर से वर्ल्ड वाइड, तो मैं जैसे एक कांटेक्ट पॉइंट सी थी, लायजन थी, तो लाइस करना, सबको ये करना, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना है, तो काफी मुझे वो जो एक्सपीरियंस मिला वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर किस्मत की बात है कि हमें क्लीवलैंड आना था, यहाँ पे वहां भी मेरा बहुत अच्छा सोशल सर्कल है, बहुत, मैं जहाँ जाती हूँ ना वहां मुझे बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, इतने प्यार भरे लोग, कि मैं कहती हूँ भगवान आपकी तो कृपा बहुत ही ज्यादा है, ऐसे ही बनाए रखना जीवन भर, कि हर जगह बहुत प्यारे बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं। नेशविल से आई, सब कहते तुम्हारा ये तो पियर है, वहां से आई तो वहां बोलते ये भी तुम्हारा पियर है, ये तो तुमको आना ही है यहाँ कैसे। फिर मेरे हस्बैंड को क्लीवलैंड क्लिनिक में बहुत अच्छी जॉब मिली, तो हमने कहा नहीं हम तो कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। पर आई थिंक इट वॉज टाइम, हम लोगों को अपनी बेटी के लिए भी लगा कि उसके लिए भी अच्छा है, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी। हम थोड़ा ठंड से थोड़ा लग रहा था कि नहीं वार्म जगह अच्छी है, वार्म जगह पे ही रहना चाहिए, बाहर निकलो ये करो। पर अपॉर्चुनिटी अच्छी होने से, और सब भाग्य की बातें हैं, जहाँ दाना पानी लिखा है आप वहां जाते हो। कभी सपने नहीं सोचा था कि हम अमेरिका आएंगे और यहाँ आ गए और यहाँ बस गए। तो देख लीजिए अब आप कहाँ आ गए, कहाँ से कहाँ यहाँ आ गए। और फिर यहाँ आए और कोविड हो गया, लेकिन उस दौरान भी फिर मतलब अच्छे संबंध, और यहाँ भी इतना अच्छा परिवार बन गया, यहाँ पर भी कोई बहन बना ली, कोई भाई हैं भाभी हैं, इतना अच्छा परिवार बन गया है यहाँ पर भी, कि सब, ये भी मेरा घर ही हो गया है।
मतलब भगवान की तो असीम कृपा है कि इतने प्यारे लोग हैं दुनिया में, कि जो, और पता नहीं कितने लोगों से मुझे मिलना है, और अच्छे अच्छे लोगों से आपसे मिली, देखिए। तो इतना अच्छा अच्छा, भगवान की कृपा है बस। तो मतलब मेरी जॉब बहुत अच्छी थी अल्बुकर्की में, फिर मैं यहाँ आई तो फिर वो कोविड हो गया, तो फिर वापस से जॉब्स नहीं, यही नहीं, फिर मैं देखती रहती हूँ अभी मैं फिर से। लेकिन अब मेरी बेटी हाई स्कूल में आई, और नई जॉब मेरे हस्बैंड की, और ये सब, तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा ब्रेक फिर से लो। और कहीं ना कहीं मैं अब साइंटिफिक राइटिंग में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था यूएनएम में, तो मैं उसी में करना चाहती हूँ। कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और अब माँ भी बुजुर्ग हो काफी हो रही है, शिथिल हो रही हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है, बेटी कॉलेज जाएगी, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा उनके साथ अब समय बिताना चाहती हूँ जाकर। तो ढूंढ रही हूँ, देखती हूँ वो एक बार अभी उसका आरंगेत्रम हो जाए, और फिर उसके बाद कॉलेज चली जाए, तो फिर अपना फिर से कुछ धागे उठा के समेटना शुरू करना है, कि हमें भी अब कुछ अपने आप को भी बिजी रखने के लिए, और अपना भी माइंड एक्टिव रखने के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। पर आपने जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो आपके माइलस्टोन्स थे, आपके बेटी की, आपके हस्बैंड के, वो सब आपने अपने अपनी भागीदारी दी, और इतना आपका स्टेलर करियर रहा है, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो वो तो कहीं जाने वाला नहीं है, वो आप ही के पास रहेगा। और जितने लोगों के साथ आपने काम किया है, वो सब जानते हैं आप कितने निपुण हैं अपने फील्ड में, एक वैज्ञानिक के तौर पर, और क्या क्षमता है आपकी। तो वो बस एक ये जरा निकल जाए, कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ रह गई, बस थोड़े समय और फिर आप जरूर आपको अच्छा एक कोई अपॉर्चुनिटी आएगा, और आप बिल्कुल वापस अपने काम के क्षेत्र में फिर से जाएंगी, और कुछ बड़ा नाम हासिल करेंगी। वो हमारी आपको आपके लिए एक दुआ है। तो धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि आप जैसी महान हस्ती से बात करने का मुझे अवसर मिला। आप बहुत ही ज्यादा विनम्र हैं, क्योंकि जब मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी पहले, जब मैंने आपको काफी लोगों ने मुझे बताया कि आप प्लीज उनसे बात कीजिए, उनके पास बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत उनके अचीवमेंट्स हैं। तो आपने बोला मैं तो सिर्फ घर में हूँ, मैं अपने पति को सहारा दे रही हूँ, आइए देखिए। है मेरा। तो अब आप ये जब सब बता रहे हैं, तो लग रहा है कि नहीं, ये बहुत एक गर्व करने वाली बात है हम सबके लिए, कि आप जैसी महिला जो है हमारे बीच में है, और सिखा रही हैं कि कैसे आपको कभी हार नहीं माननी है, आपको जिंदगी भी जीनी है, जिंदगी में हर तरह के आपको अनुभव होंगे, और आप उनको समेटते हुए, उनको संजोते हुए आपको आगे बढ़ना है, और फिर रीइन्वेंट भी करना है अपने आप को, कि आपको थोड़ा लगे कि एक कदम पीछे हटे, लेकिन आगे जाके फिर अगर कुछ नया सीखना है तो वो भी सीखना है, वो भी जरूरी है। और तो वो सब आपसे सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। अब हम आप बढ़ते हैं। जी। बिल्कुल। आपकी काम की बात, ये हमारा अगला सेगमेंट है। यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी कि अगर अ, जो हमारे दर्शक हैं, जिनको इन क्षेत्रों में जिनकी अभिरुचि है, वायरोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, आपने जो जो पढ़ाई की है, अगर वो इस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं, अगर उनको लगता है कि इसमें जाना चाहिए, आपका क्या उनके लिए सजेशन होगा कि कैसे कैसे वो बढ़े इस क्षेत्र में। बात करते हैं किसी हाई स्कूलर की, जो कोई 9th या 10th ग्रेड में है, जो सोच रहा है कि मुझे साइंस के स्टेम की फील्ड में जाना है, तो क्या होगा आपका उनके लिए कोई सजेशंस, कि क्या क्या डायरेक्ट करेंगे उनको, आप बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और मुझे लगता है कि वो उम्र बहुत कच्ची उम्र रहती है, उसमें बहुत क्लियर पिक्चर होती नहीं है कि हमें क्या करना है। बहुत सारा आप जिस वातावरण में रहते हैं वो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन फिर भी कई बहुत मेधावी होते हैं बच्चे, वो बहुत क्लियर सोच के रखते हैं कि ये स्टेप हमें ये करनी है। और आजकल इतना ज्यादा ये सब इंटरनेट वगैरह के कारण, और बहुत चीजें जैसे ना, इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो है, लेकिन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत कम है।
तो उसको जो आपको डायसेक्ट करना आना, ये बहुत जरूरी है। कि जैसे कि अभी जैसे ना, जैसे रिसर्च में भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के इतने सारे टूल्स आ गए, इतना डेटा है, इतना जबरदस्त है डेटा है, लेकिन उसको फिल्टर करना, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना उसको, वो बहुत। जैसे कई स्टडीज अभी इतनी पब्लिकेशन अभी साइंटिफिक इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इतने फास्ट कंप्यूटेशनल चीजें हो गई हैं कि एनालिसिस करो और कुछ कॉज एंड इफेक्ट के स्टडीज तो बहुत कम है। एसोसिएशन स्टडी अभी आपको नहीं पता है कि वो रियली में है कि नहीं। तो मैं वही कह रही हूँ बच्चों के लिए भी, कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन बच्चों के पास में इस वक्त, कि उनको उसको फिल्टर करना आता नहीं है। और वो, हम अपने जमाने में, हम ऐसे बड़े हुए हैं कि हमें ये सब चीजें इतनी अवेलेबल नहीं थी, और माता पिता हमें गाइड करते थे कि भाई, या हमारे शिक्षक हैं अब। आजकल वो बच्चों को अगर आप माता पिता भी गाइड करेंगे तो शायद उन्हें इतना अच्छा लगेगा नहीं, कि ये क्यों हमें इतना कह रहे हैं। हम वी आर, वो कहते हैं वी आर गुड, विल डू इट, व्हेन देयर इज अ नीड विल आस्क यू। बट ऐसे नहीं चलता है। ये जो उस फिल्टर करना, वो राइट फिल्टर लगाना कौन करेगा? आप या मैं? हम जैसे लोग करेंगे। तो हमें, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि जो अभी हाई स्कूल के बच्चे हैं और वो जो स्टेम में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब भविष्य, रिसर्च कहीं नहीं जाने वाली, रिसर्च में ही आप, अगर अगर आपने रिसर्च करना बंद कर दिया तो जीवन वहीं पे रुक जाएगा। चाहे किसी भी चीज में हो, घर में भी आप खाना बना रहे हैं, अगर आपने उसमें नई चीजें लाना करना, नया क्विजीन नहीं आएगा, नई तरह की रेसिपी नहीं आएगी। तो रिसर्च तो बहुत, हर चीज में, हर फील्ड में बहुत जरूरी है। उसके लिए इंक्विजिटिव माइंड होना चाहिए, इंफॉर्मेशन जरूर लेनी चाहिए, लेकिन इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल तरीके से फिल्टर करना आना चाहिए। और उसके लिए आपको अपने से जो श्रेष्ठ हैं, आपको जो लगता है, उसके पास जाकर आपको राय लेना आवश्यक है। अपने आप ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कर लेंगे। और रिसर्च में जाना है तो ये जरूर है कि इसमें बहुत ही संयम चाहिए। 99% ऑफ द टाइम्स एक्सपेरिमेंट काम नहीं करते हैं। तो आपको धैर्यवान बनना पड़ता है, कि और एनालिटिकल माइंड, कि क्यों ये काम नहीं किया। आप एग्जैक्टली सेम रेसिपी, सेम टेक प्रोटोकॉल आप बना रहे हो, कर रहे हो, लेकिन नहीं आता रिजल्ट। फिर वो एक बार आता है, तो क्यों नहीं आ रहा है, इसको ध्यान देना। तो आपको बहुत, मतलब पेशेंस बहुत चाहिए, धैर्य बहुत ज्यादा चाहिए इस फील्ड में। जो आना चाहते हैं उनको बहुत। और आजकल तो मतलब अगर आप एकेडमिया में रहना चाहते हैं तो एक, सबको है कि फाइनेंशियल रिटर्न क्या है। फाइनेंशियल रिटर्न बहुत बड़ी चीज है। आप पढ़ाई करते हैं तो रिसर्च में फाइनेंशियल रिटर्न अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, तो वो नहीं है। और ग्रांट राइटिंग, ग्रांट लाना, अगर आप एकेडमिया में हैं, ग्रांट लाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। नए आइडिया लाना, नए आइडिया को कैसे आप रिसर्च प्रोजेक्ट में, मैं उसको डिस्करेज नहीं कर रही, बहुत अच्छी चीज है। रिसर्च में आना हर किसी के बस का काम भी नहीं है। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए कि लंबे घंटे काम करना है। फाइनेंशियल रिटर्न अगर कोई सोच रहा है, हाँ, आप थोड़ा साल आपको एकेडमिया में जरूर करना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, वहाँ है आपको फाइनेंशियल रिटर्न भी मिलेंगे। और आजकल इतने ज्यादा बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स और ये सब आ गए हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के इतने टूल्स आ गए, सैस वगैरह जो सॉफ्टवेयर है, जो मैंने भी वहाँ पर मैंने कोर्सेज किए, क्योंकि वहाँ पूरी एपिडेमियोलॉजी, मैं ऑफ ट्रैक नहीं जाना चाहती। तो वो सब सीखें अगर आप, तो आप अच्छा कर भी सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन लॉन्ग आवर्स, डेडिकेटेड टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। और आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि इसमें आपको बहुत अनुशासन रखना भी काफी जरूरी है अपने जीवन में। कि मतलब कई बार क्या होता है, आप एक फिक्स्ड माइंड से आप काम करते हो कि नहीं, ऐसा ही मैंने सोचा है, हाइपोथेसिस मेरा सही है। पर आपको एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए कि आपका हाइपोथेसिस सही नहीं है।
आप जो सोच रहे हैं, अगर रिपीटेडली वो चीज सही नहीं हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं गलती आपकी सोच में है या आपके करने में है। तो उस चीज को डायसेक्ट करना कि मेरी सोच में गलती है या मेरे करने में गलती है, तो ये सब रिसर्च की मेथोडोलॉजी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो यंग लोगों को बहुत ही, आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज, मैं तो प्रेरित करूंगी कि वो आए इसमें। लेकिन उसके साथ में ये भी ध्यान में रखें कि इसके साथ क्या बैगेज आता है, साथ क्या बैगेज साथ में आता है। और ग्रांट राइटिंग एक स्किल है। और उसके अलावा पहले, ये स्टडी है, ये नेचर में पब्लिश हो चुकी, साइंस में भी पब्लिश हुई है। पहले एक एक औसतन एक आदमी को, जब R01, जो बेस्ट R01 जो रिसर्च ग्रांट होती है एक फैकल्टी के लिए, वो मिलती थी 35 वर्ष की आयु, एक उनकी औसतन आयु जब आप वैज्ञानिक की रहती है। आज वो आयु 45 से 50 के बीच में हो गई है। ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये जो नेचर में और साइंस में पब्लिश हो चुका है। क्योंकि ग्रांट मनी भी कम हुआ है, ग्रांट अप्लाई करने वाले भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा, बहुत प्रतिस्पर्धी हो गया है ये। तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां आपको मानसिक संतुलन रखना। कई लोग डिप्रेस, मेरे हैं कई मित्र हैं जो मैं इससे मैं डिस्करेज नहीं करना चाहती, पर मैं एक सच्चाई भी बताना चाहती हूँ। और मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत अच्छा करे, जिनके ऊपर मुझे बहुत गर्व है। बहुत ज्यादा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी येल, यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, ह्यूस्टन में, बेलर वगैरह, मेरे काफी जगह बहुत। मेरे एक फ्रेंड तो अभी डीन हो गए हैं, तो यूनिवर्सिटी के। तो इतने अच्छे मेरे मित्र हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एक वो भी है, लेकिन वो भी कहते हैं कि हाँ, ग्रांट स्ट्रेसफुल थिंग है। और ग्रांट को, क्योंकि आप एक एक अपनी लैब के सीईओ की तरह काम करते हैं, जैसे आप घर में भी, मैं कहती हूँ आप सीईओ की तरह काम कर रहे हैं। उस लैब को आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके स्टूडेंट्स आपके एम्प्लॉयज हैं, आप अपनी ग्रांट लाते हैं, उसका बजट मेंटेन करते हैं, सब चीजें आप ही आप उस लैब के सीईओ हैं। तो आपको उसके लिए फंडिंग लानी है, करना है, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है। तो उस चीज को माइंडफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये बहुत अच्छा फील्ड है। इससे आप बहुत सुलझे हुए विचार होने लगते हैं कि आप ना हर चीज को एनालाइज, कभी कभी आप ओवर एनालाइज, मैं भी अपनी, ये भी मैं गलती मानती हूँ, कभी कभी मैं चीजों को ओवर एनालाइज भी करती हूँ, जिसके लिए फिर मुझे कभी कभी बोला भी जाता है कि तुम ज्यादा ही ओवर थिंक कर रही हो। तो वो भी अच्छी चीज है कि कोई है मुझे मेरी गलती बताने वाला, और मैं समझती हूँ कि हाँ मैं गलत हूँ। तो पर बहुत अच्छा फील्ड है अगर आपको उसमें है। तो और अगर जाना चाहते हो तो आपको फिर, जैसे बच्चे जाने लगते हैं लैब में, आप जाइए, छोटा मोटा काम करिए। जैसे मेरी बेटी भी अभी लैब में, उसने अपने आप क्लीवलैंड क्लिनिक में लैब में ढूंढी, 2 साल गई, काफी उसको अच्छा भी लगा। और इम्यूनोलॉजी में किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लकीली उसको इम्यूनोलॉजी की लैब मिली। बहुत अच्छी बॉस के साथ उसने काम किया। तो उसको शुरू में लगता था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, मुझे तो वॉश करने को बोल रहे हैं ट्यूब। मैंने बोला तुमको क्या लगता है, तुम पहले दिन ही लैब में पहुंच के नेचर साइंस का पेपर सेल में और पब्लिश करने के लिए नेचर इम्यूनोलॉजी का तुमको काम मिल जाएगा? नहीं। सबसे पहले तुमको रिएजेंट ठीक से बनाना आना चाहिए। सबसे पहले तुमको उसका पीएच एडजस्ट करना आना चाहिए। ग्लासवेयर ठीक से वॉश करना आना चाहिए। जब तक तुम्हें ये सब चीजें नहीं आएंगी, तुम कैसे जेल पोर करना, अभी तो सब रेडीमेड जेल है, हम तो जेल पोर पर करते थे। मैंने कहा जब तक तुमको ये बेसिक चीज नहीं आएंगी, कैसे तुम रिसर्च करोगे? तो बच्चों को माइंड, उसको बोला तो उसको ठीक नहीं लगा। मैं तो ऑनेस्टली बोल रही हूँ, उसको ठीक नहीं लगा, क्या है ये? तो मैं सोचती हूँ मैं जाऊं, मैं एक्सपेरिमेंट करूं, ये करूं। मैंने, ऐसे थोड़ी एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके लिए जो तुमको पहले जब बेसिक चीज तो आना चाहिए, बफर कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, मोलर, नॉर्मल सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, इतने कॉन्सेंट्रेशन का, इतने डाइल्यूशन का बनाओ, सीखो, तभी तो तुम आगे कर सकते हो। तो ये सब बच्चों को अगर इंटरेस्ट है तो इन सब चीजों को बेसिक से सीखना चाहिए कि ये कैसे करते हैं, अगर प्लेट कैसे पोर करते हैं। तो बहुत अच्छा फील्ड, मैं तो प्रोत्साहित करती हूँ। और अगर जैसे बच्चे किसी, मतलब कंप्यूटर साइंस में उनको रिसर्च करनी है, तो कंप्यूटर की लैब में जाके देखें कैसे सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में कैसे वो असेंबल करते हैं, या कंपाइलर कैसे बनता है क्या, तो वो सब चीजें देखें। या किसी भी फील्ड में रिसर्च, आर्किटेक्चर में, फोटोग्राफी में रिसर्च है, आर्किटेक्चर, तो रिसर्च तो बहुत अच्छी चीज है।
माइंड आपका कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है। ये नहीं कि किताब में लिखा क ख ग घ घ, नहीं, क ख के बीच में का, ये भी आ सकता है। कैसे आता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला आपने कि आप पहले चलना सीखो फिर दौड़ोगे। दौड़ो। बेबी स्टेप्स, बिल्कुल। तो हमने एक पॉडकास्ट किया था, भारत में एक डॉक्टर इन पब्लिक हेल्थ हैं, एकता सरोहा जी, उनके साथ, हम्म, जो कि अमेरिका में उन्होंने आके अपना पीएचडी किया पब्लिक हेल्थ में। और एपिडेमियोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट से काफी उन्होंने उठना बैठना उनका बिल्कुल आपकी तरह। तो ये सब जो बाकी फील्ड्स हैं, पब्लिक हेल्थ हुआ, मेडिसिन हो गया, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो इनसे भी आप कोलैबोरेट करते हैं, इनके साथ भी आप मिलकर काम करते हैं। कि एक कोविड जैसा उदाहरण देख लीजिए। कोविड बिल्कुल टाइम में जो वैक्सीन आई, जो एमआरएनए, और कितने कम समय में आई, तो उसका रिसर्च चल रहा था क्या उससे पहले, कोविड के आने से पहले, या वो क्या स्टेज में था, और इतनी जल्दी कैसे हम लोगों को वैक्सीन मिल गया, तो उसके ऊपर आप थोड़ा बात करेंगी। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, और ये स्टैंड अलोन कोई भी फील्ड नहीं है, सबका ओवरलैप जरूर से है। अब एपिडेमियोलॉजी में क्या है ना कोई तो डिजीज का या कुछ डिजीज सर्वेलेंस हो रहा है, डिजीज सर्वेलेंस हो रहा है, वहां इन्फेक्शियस डिजीज आ गई एपिडेमियोलॉजी से। कौन सी डिजीज है, कैसा है, तुम्हारी इम्यूनोलॉजी आ गई, वहीं पे वायरोलॉजी आ गई, या बैक्टीरियल माइक्रोबायोलॉजी आ गई है। तो ये सब फील्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एपिडेमियोलॉजी तो उसमें बायोस्टेटिस्टिक्स आ गया है। तो ये एक टीम वर्क मैश है, नेटवर्क है, और आप अपने आप अकेले रह के नहीं काम कर सकते। और ये जो वैक्सीन आया, सब कहते हैं इतनी जल्दी आ गया, तो इस पर अभी तो उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। वो काफी सालों से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी, और उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, और वो डटी रही कि नहीं, ये मैं जो कह रही हूँ ये काम करेगा, एमआरएनए काम करेगा। तो जब मैं कर रही थी डीएनए वैक्सीन, उस समय एमआरएनए वैक्सीन का इतना नहीं था, पर डीएनए वैक्सीन उस समय हेपेटाइटिस बी के लिए आने का काम चल रहा था, जो कि मैंने माउस मॉडल पे किया। और क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस माउस को नहीं इन्फेक्ट करता है, तो हम उसको इन्फेक्शियस तरीके से नहीं देख सके, पर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने की तरह से देख सके। वो इट्स अ सेपरेट फील्ड। तो ये जल्दी कैसे बना? तो क्या है ना, हर चीज के अप्रूवल के लिए देर आर स्टेप्स। फेज 1, फेज 2, टॉक्सिसिटी क्या है, एफिकेसी क्या है, तो वो सब जो उसके गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, कोई भी गोल्ड स्टैंडर्ड को बाईपास नहीं किया गया है इस प्रोसीजर में। लेकिन क्या होता है ना, कि एफडीए के पास में पचासों तरह के एप्लीकेशंस रहती हैं अप्रूवल के लिए, हर चीज की, जैसे कोर्ट में डेट, तो इस तरह से उनके पास भी, एफडीए में भी हियरिंग की डेट्स आती हैं, रिविजन्स होते हैं, फिर उनको भेजा जाता है, फिर आप करिए आते हैं। तो इसमें क्या हुआ, फास्ट ट्रैक किया गया, कोई भी चीज बाईपास नहीं की उन्होंने, हर चीज को फास्ट ट्रैक किया। और क्योंकि एक इमरजेंसी थी, पेंडेमिक था। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हमने एपिडेमिक पेंडेमिक के बारे में पढ़ा, लेकिन क्या होता है एक्सपीरियंस तब किया कि व्हाट एग्जैक्टली पेंडेमिक मीन्स। तो उस समय तो ये हर चीज को फास्ट ट्रैक किया गया उन्होंने, कि कोविड से रिलेटेड कुछ भी होगा इट विल बी प्रायोरिटाइज्ड, और उसको हम असेस करेंगे, उसके लिए स्पेशल सेल बनाई गई। और वो सारे जो स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर फाउची ने और उनकी टीम ने बहुत ज्यादा इसमें काम किया, थैंकफुल टू देम एंड ऑल द साइंटिस्ट जो इतना लगे हुए थे काम करने के लिए। तो मैं ये नहीं कहना बिल्कुल गलत है कि इसके लिए जल्दी कैसे, टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही थी, ऑलरेडी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट। और क्या mRNA बिल्कुल जल्दी से प्रोड्यूस करना, इट्स नॉट कि आप जैसे प्रोटीन प्रोड्यूस करना है तो उसको बहुत बल्क अमाउंट में प्रोटीन वैक्सीन, जो यूजुअली कन्वेंशनल वैक्सीन होते हैं, उनको प्रोड्यूस करना इज मैसिव टास्क। पर एमआरएनए को लैब में जल्दी जल्दी से इसे ग्रो करना, वाज उसको डिवाइड करना बहुत इजी था, और टेक्नोलॉजी वाज ऑलरेडी अवेलेबल, वॉलंटियर्स थे। थैंकफुल टू दोज वॉलंटियर्स जिन्होंने इसके लिए अग्री किया ट्रायल के लिए। तो अब कहते हैं कि कुछ न कुछ अभी आता रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो, कुछ ना कुछ। तो देखिए, लॉन्ग टर्म स्टडीज में तो हर चीज में कुछ ना कुछ आएगा, बट ओवरऑल एफिकेसी थी, ओवरऑल सेफ्टी था। यू हैव टू वेयर रिस्क, एक होता है रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, तो उसमें आपकी रिस्क ज्यादा है या बेनिफिट ज्यादा है?
देर विल ऑलवेज बी समथिंग की रिस्की है। लेकिन आप जब उसका बेनिफिट ज्यादा देखते हो, आप मल्टी मिलियन पॉपुलेशन को सेव करना चाह रहे हो, वहां पे उसका बेनिफिट ज्यादा है, तो वो उसको फास्ट ट्रैक करके, और जब वो रिजल्ट ऑथेंटिकेटेड रिजल्ट्स आए तब फिर वो वैक्सीन अप्रूव हुआ और दिया गया। ऐसा नहीं हुआ कि जो एफडीए की जो गाइडलाइंस हैं उनको बाईपास नहीं किया गया, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो मैंने पढ़ा और जो मैं समझ पाई थोड़ा बहुत, उससे मैं कह। और कोविड के टाइम में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उससे उभर कर आए और एक महान हस्ती जिनका नाम है डॉक्टर फाउची। आप कभी उनसे मिले? जी बिल्कुल। मैं आपको, मैं 9th फ्लोर पर हमारी लैब थी, और डॉक्टर फाउची की लैब 11th फ्लोर पर थी। और कैफेटेरिया में हम जब, मैं तो यूजुअली अपना, मुझे आज भी मुझे अपना देसी खाना ही ज्यादा पसंद है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। पर जैसे कैफेटेरिया में हम लोग जाके कुछ न कुछ सैलेड ही पिक कर लिया या कभी कुछ, तो लाइन में लगते थे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। इंडिया में क्या, अगर बॉस है, फाउची है, या मेरे बॉस, चीफ, डॉक्टर प्लॉट्स लाइन में लगे, तो हम जैसे हम कह देंगे नहीं सर आप आगे हो जाइए। तो पर डॉक्टर प्लॉट्स में नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं लाइन में लगा हूँ, फाउची मेरे आगे खड़े हैं, वो अपनी लाइन में लगे हैं। और टॉक्स होती थी तो आई हैव हर्ड हिम गिविंग टॉक्स। ऐसे तो मैंने कोई उनसे, मैं तो पोस्ट डॉक थी, सीनियर साइंटिस्ट, मेरी ऐसी कोई उनसे बात नहीं हुई। लेकिन आई हैव सीन हिम मैनी टाइम्स, हमारे भी मीटिंग्स में, वो इम्यूनोलॉजी की लैब मीटिंग या हमारे डिवीजन की मीटिंग में कई बार आए हैं वो। तो बहुत ही शायद शब्दों में नहीं बता सकते। वो जो, जैसे कि आप प्रभु को देख लो ना कैसा। और जब फिर अभी इस समय उनका इतना उन्होंने किया काम, तो जब आप काम करते हो तभी आपके ऊपर छिट्टा कशी होती है ना। आप काम ही नहीं करोगे तो आप कौन बोलेगा ना, आपने काम ही नहीं किया। तो काम करो तो फिर कुछ लोग तो आपसे बोलेंगे ही कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, किया ना, तुमने तो वो भी नहीं किया। तो आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर डॉक्टर फाउची। और उनको अभी इस समय इतना ज्यादा उन्होंने काम किया, उनको देखकर मुझे लगा कि बहुत सौभाग्यशाली रही कि मैंने इतने नजदीकी से एक और डॉक्टर, उन्होंने पूरी इम्यूनोलॉजी की थ्योरी चेंज करने की कोशिश की, वो कर भी रही, काफी चीज उन्होंने प्रूव की। डॉक्टर पॉली मेडसिंगर उनका घोष मॉडल था। तो हमने जब पीजीआई में पढ़ा तो हमें लगा पीएचडी के समय ये तो बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट वाली बात है जो ये अपने थ्योरी में बताती हैं। उनकी भी लैब हमारी बिल्डिंग में ही क्लिनिकल सेंटर में ऊपर हुआ करती थी। और उनको सुनना, और मैं बताती हूँ, जो हमारा एम्फी थिएटर था वहां पे वो सबसे ऊपर बैठती थी पीछे एकदम, जब सेमिनार होता था। तो कोई भी टॉक देने बड़े साइंटिस्ट आते थे हर वेंसडे को, तो सारे डिस्कशन, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर जो भी सेशन हुआ, उसके बाद में वो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछती थी जिसके लिए सब उनकी तरफ देखते थे कि बाप रे, तो हमने सोचा ही नहीं, शी सो ब्राइट, एक्सट्रीमली ब्राइट पर्सन। तो ऐसे लोगों को तुम, बिल्कुल, तो ये क्योंकि ह्यूमिलिटी देखी ना हमने यहाँ पे, कि आप एग्री करेंगे मुझसे कि सब बराबर है, सब बराबर है। बल्कि मैं आपको बताती हूँ, हमारी लैब में एक बार एक केमिकल की बोतल नीचे गिर गई तो टूट गई कांच की। तो मेरे बॉस लेकर आए स्वीपर और उठ, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं शुरू शुरू में आई थी, मैंने कहा नहीं अभी इंडिया में हो तो हम करेंगे, नहीं आप रहने दीजिए, कोई आएगा उठाने के लिए करने के लिए, वो करने लगे। मैंने कहा नहीं आप रहने दो, मेरे से गिरा है, मुझसे टूटी है, मैं उठाऊंगा इसको, कचरे को फेंकूंगा। तो ये जो ह्यूमिलिटी, ये डिफरेंस भी अच्छे, यहाँ पे आपने कुछ अच्छी चीजें देखी, कोई आई कांटेक्ट होता है तो आप उसको हेलो बोलते हो, तो अच्छी चीज। बिल्कुल वो एक डिग्निटी ऑफ लेबर है जो ऑफ लेबर जो आपने रियली में यहाँ देखने को। बिल्कुल यहाँ पे हर कोई, चाहे वो किसी भी कंपनी का सीईओ हो या जैसे आप कह रहे हैं बड़े से बड़े रिसर्च साइंटिस्ट हो, अपना गंद खुद उठाते हैं, खुद अपना उठा, काम वो लोग खुद करते हैं। तो वो बहुत अच्छी। और ये चीज मैंने अपने घर में भी देखी। मैं छोटी थी तब, मैं हमारे घर में, क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो उनको डोमेस्टिक हेल्प जो बोलेंगे वो थी। तो एक बेनी प्रसाद करके थे हमारे घर पे, तो वो भी ब्राह्मण, तो ठीक है। अब हमारी मम्मी तो सभी बनाती, तो वो तो हार्डली उनको कुछ काम होता था करने के लिए, तो वो आगे पढ़ते हमारे घर में, किताबों का मैगजीन सब तरह की, काफी सारी पापा की पुस्तकें साहित्य की सब। तो वो आधे समय बेनी प्रसाद जी हमारे किताबें ही पढ़ते रहते थे बैठ के। और फिर कोई मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, तो वो बोल किचन से मम्मी कुछ बनाएंगे तो ट्रे ला के रख देंगे बस। तो फिर मेरे बोलते थे कि देखिए, मेरे पापा को बोलते थे, साहब हम ना ब्राह्मण हैं, तो हम
ट्रे तो ले आएंगे मेम साहब जो कहेंगे, पर हम अंदर नहीं ले जाएंगे जूठा किसी के। तो मेरे पापा मम्मी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी ब्राह्मण हैं, हम समझते हैं तुम्हारी भावना को, और सब बराबर है। और उन जो बराबरी मेरे मम्मी पापा ने बहुत ज्यादा, आज भी वो मेड को बेटा बेटा ही बोलती हैं और बिल्कुल बेटी की तरह रखती हैं जो उनके साथ रहती है। तो ठीक है, नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल अपने घर के व्यक्ति की तरह रख रहे हैं, कोई मुझे ऐसा नहीं कि बचा कुचा दे रहे, जो गरम गरम बना है वही मुझे दे रहे हैं। मेले में गए हैं, दुकान पे गए हैं, बच्चों के लिए खरीदा, मेरे मुझे भी एक नया स्वेटर दे दिया, दिला दिया है ठंड में। और भी कपड़े दिवाली पे ये बिल्कुल बहुत अच्छे से रख रहे हैं, कोई ऐसे फर्क नहीं रखते हैं। तो दोनों ही मेम साहब भी और साहब भी। तो क्या है, तो एक दिन वहां पर कोई मेहमान आए, और जब सब चले गए उसके बाद में मेरे पापा जब सब मम्मी ट्रे लाने लगे तो बोले अरे हमें दीजिए। पापा ने कहा नहीं नहीं बेनी, तुम रहने दो, मैं कर। नहीं साहब, वो दिन है। और फिर उसके बाद फिर पापा ने देखा कि कितना पढ़ता है, तो बैठे बैठे पूरे समय पढ़ता रहता। बोले बेनी कि तुम पढ़ते हो? तो बोले हाँ साहब, मैं तो 12वीं 11वीं तक हायर सेकेंडरी हूँ, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। वो पढ़ो। तो उस उनको, बेनी प्रसाद जी को हम मेरे पिताजी ने पढ़ाया और उनको ग्रेजुएट कराया। और फिर उनका ट्रांसफर भी हो गया, लेकिन मेरे पापा ने उनको वो प्यून से क्लास 4 से क्लास 3 क्लर्क की जॉब दिलवा के गए। तो वो मान मतलब हमेशा ही कि साहब की बदौलत मैं पढ़ा और मैं आगे बढ़ा। तो वो चीज जो एनआईएच के यहाँ पर जो हमने देखी ना, आप जो कह रही हैं, बहुत अच्छी बात बोली कि इक्वालिटी ऑफ लेबर बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सुनीता जी। ये सब आपने इतनी अच्छी अच्छी कला बात करके बताई। आनंद आ रहा आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर किसी बच्चे का साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, और मैं ये पूछ भी चुकी हूँ, लेकिन अगर जो नेक्स्ट स्टेप्स बोलते हैं जिन्हें, कि अगर वो नवी का शायद 8वीं कक्षा से ही उनको साइंस में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, क्योंकि इन सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट अगर होगा तभी वो अच्छा कर सकेंगे। और जब अच्छा कर सकेंगे आगे जाके उनकी चांसेस जो इन ट्रैक्स में, अगर वो मेडिसिन में नहीं जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, इन सब्जेक्ट्स में, इन विषयों में, क्या अंडर में पढ़ना चाहिए उन्हें? और फिर जो मास्टर्स के लेवल तक क्या सब्जेक्ट्स लेनी चाहिए, उनके बारे में आप क्या कुछ बता सकते हैं? तो रिगर बहुत जरूरी है जो भी आप सब्जेक्ट्स का। तो हाई स्कूल में रिगर एपी कोर्सेज का रहता है। तो आप रिगर करिए, एपी कोर्सेज लीजिए, जैसे ऑनर्स से एपी बायो लीजिए, एपी कैम, फिजिक्स 1 यूजुअली जो लेते हैं। समर टाइम में कोशिश करिए कि आप किसी लैब में काम करें और लैब एक्सपीरियंस गेन करिए। और फिर कॉलेज में जो आपका मेजर है, जिस धीरे धीरे नैरो डाउन होता है। जैसे मुझे कॉलेज में नहीं पता था कि मैं कोई इम्यूनोलॉजी करूंगी, पर हाँ मुझे इतना था कि मुझे बायोलॉजिकल साइंस करना है। फिर मैंने बायोकेमिस्ट्री में किया। तो फर्स्ट ईयर तो आप जैसे, मेरी भी डॉटर भी करेगी, तो आप बायोलॉजिकल मेजर जैसे उसका रहेगा, तो जो भी 101 है उसको रिक्वायरमेंट्स के करो आप बायोलॉजी से रिलेटेड, ये आपको उसमें स्टेम में। लेकिन आपको रिसर्च, ये बहुत मैंडेटरी थिंग है कि आप कोर्सेज भले ही कर ले, लेकिन आपको बेंच रिसर्च करना, चाहे आप मेडिसिन में जाएं या ग्रेजुएट स्कूल में जाएं, ये दोनों चीज जगह आपको लैब वर्क का जो एक्सपीरियंस है, इट पुट्स यू इन फ्रंट लाइन। तो वो जरूर से करना चाहिए। आप डेडिकेट करिए अपना कुछ समय। हाँ, कॉलेज में लाइफ बहुत इंडिपेंडेंट होती है, बहुत सारा यहाँ घर में रहते हैं, तो खास तौर से हम हमारे भारतीय परिवारों में माँ बाप का बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है। तो हम लोग काफी उनको, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं उनकी हर चीज में। तो उनको एकदम से बच्चों को कॉलेज जाकर लगता है कि बाप रे बहुत सारी चीजें अपने आप करनी, पर ये बच्चे कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ में कोशिश जरूर करनी चाहिए कि वो लैब में जरूर अपना समय लगाएं और लैब में करें। और फिर धीरे धीरे नैरो डाउन करें कि उनको किस ब्रांच में आगे रिसर्च में जाना है। जब वो होगा, फिर ग्रेजुएट स्कूल में जाने पर
दे विल नैरो डाउन। और एक ही लैब में जब वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट, फर्स्ट ईयर तो आप कोर्स वर्क करते हो, पता नहीं होता आपको, कोर्स वर्क करके देन आपका एडवाइजर डिसाइड हो जाते हैं कि आप इनके साथ अपने पीएचडी एडवाइजर होंगे। तो आप उनके साथ में जब काम करते हैं, और फिर उसके बाद में यूजुअली सबको पोस्ट डॉक तो करनी ही होती है, जब मेन आपको रिसर्च एक्सपीरियंस और उसी में कंटिन्यूटी आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में रहे, एक ही सब्जेक्ट पर जब आप करते हो तो और ट्वीक 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 करते जाते हो, तो उसमें से फिर आप अपना ऑफ शूट निकालते हो अपना करियर बनाने के लिए, आप अपना रिसर्च डेवलप करते हो। अगर आप जैसे मेरा उदाहरण है कि आज इस पे काम किया, कल उस पे किया, तो आप बिल्ड नहीं कर पाते हॉरिजॉन्ट, मतलब आप वर्टिकल बिल्ड करना है, आप हॉरिजॉन्टली तो कर रहे हो लेकिन आपको वर्टिकल बिल्ड करने के लिए एक ही कि इस डिजीज में इस सेल का ये रोल है, इसमें ये मॉलिक्यूल सिग्नल ट्रांसडक्शन में काम करता है, लेकिन ये किस स्टेज पे करता है, किस फॉर्म में करता है, ये इसका क्या जीन रिलेटेड है। तो इसे नैरो डाउन जब आप करते हो तो उसमें से आप कोई नई फाइंडिंग निकालते हो अपने रिसर्च में, और जब वो फाइंडिंग निकलती देन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन रिसर्च पोर्टफोलियो। तो आपको इट्स लाइक धीरे धीरे बेबी स्टेप्स हैं, तो आप धीरे धीरे उस पर बिल्ड करते जाते हो। बिल्कुल अपना धीरे धीरे। और फिर एकेडमिया में आपको रहना है तो छोटी छोटी ग्रांट्स लिखते रहना चाहिए, जैसे K1 ग्रांट्स होती हैं, के ग्रांट्स होती हैं, जो ट्रेनिंग ग्रांट्स होती हैं जो आप किसी मेंटर के साथ करते हो। तो कीप इन माइंड, और भी जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की भी छोटी मोटी ग्रांट, इवन इन अंडर ग्रेड, अंडर ग्रेड में थोड़ा टफ होता है मिलना, लेकिन जब आप ग्रेजुएट स्कूल में हो तो ट्रैवल ग्रांट्स हैं, मीटिंग्स में आप जाइए, अपना रिसर्च प्रेजेंट करिए। अगर अंडर ग्रेड में भी करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप किसी लैब में काम कर रहे हो। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चों ने किया है, अंडर ग्रेड में भी उन्होंने किया। तो आप कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेटवर्किंग आपके सेम एरिया में काम करने वाले लोगों के साथ में रीच आउट। और अभी तो इतना एक्स स्पेस पे करते हैं लोग कि सबके ग्रुप्स भी बने हुए हैं, वेरी इजी ऑल्सो टू नेटवर्क। मीटिंग्स में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, वहीं पर आप ज़्यादा वन ऑन वन मिलते हो किसी के साथ में। और थिंक अहेड, आगे क्या करना है, और आगे करने के लिए सपोज मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मुझे ये 5 चीजें अचीव करनी है, तो मैं जस्ट कीप चेक बॉक्सिंग थिंग्स कि ये है, ये है, ये है। और अगर वो प्लानिंग से करेंगे, हर बार प्लानिंग काम नहीं करती मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी प्लान होना चाहिए, और प्लान बी भी होना चाहिए। कि जैसे मैं अपने 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 अनुभव से बता रही हूँ, प्लान बी मेरे पास नहीं था ना, पर मैंने धीरे धीरे किया कि नहीं मुझे अभी निकलना है, मुझे कुछ दूसरा डिग्री करनी है, कुछ और पढ़ना है। तो प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर मैंने एकेडेमिया नहीं किया, या मैं एकेडेमिया इतने साल करूं और अगर बाई चांस मेरी ग्रांट आ गई, लैब चली, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं उससे फार्मा में जाऊं, इंडस्ट्री में, बायोटेक कंपनीज में किस तरह से जा सकते हैं, इंटर्नशिप करें वहां पर जाकर, आजकल इंटर्नशिप भी बहुत अवेलेबल हैं, तो वो एक्सपीरियंस लें इंटर्नशिप्स का, जाकर काम करें वहां पर। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, और बहुत अच्छा फील्ड है, बिल्कुल प्रोत्साहित करूंगी बच्चों को करने के लिए, लेकिन प्लानिंग और प्लान बी भी होना चाहिए। या बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने कि निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जिस वातावरण में हैं और जैसी जानकारी आपको मिल रही है उससे आप आगे का रास्ता भी देख पाएंगे धीरे धीरे। जो हमारे माँ बाप सुन रहे हैं, अगर दर्शकों में जो हैं अपने बच्चों को इस क्षेत्र में देखना चाहते हैं, वो भी समझ रहे होंगे कि आप जो बोल रही हैं उसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे अग्रसर होइए अपना अंडरग्रेड में। आपके एडवाइजर्स रहेंगे। आप अब लिंक्डइन की वजह से आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप सबसे कनेक्ट हों, नेटवर्क आपने करें, वो अच्छा बहुत बोला, है। लिंक्डइन बहुत अच्छा सोर्स है। बिल्कुल। और रिसर्च के क्षेत्र में आप धीरे धीरे ग्रांट राइटिंग और वो स्किल्स सब बढ़ाते रहिए, क्योंकि बहुत है सीखने को। और उसके लिए आपको, जैसे आपने कहा, संयम की जरूरत है, और एक दृढ़ता और विश्वास। तो ये अगर आपके पास है तो आप किसी भी क्षेत्र में बहुत उन्नत स्थाई पे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने सुनीता जी, हम्म। धन्यवाद अगेन। और हम अब
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है एक्स फैक्टर। और यहाँ पे आप बताइएगा अपने आपकी पर्सनालिटी के बारे में। और मैं सुनना चाहती हूँ, आप काफी चर्चा में रही हैं और आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा बोला गया है, क्योंकि आप में एक बहुत खास बात है। तो ये आपकी जो एक विशेषता है, आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं एक्स फैक्टर में। हाँ, ये चर्चा सुन के मुझे थोड़ा सा चर्चा पॉजिटिव वे में, नहीं नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव वे में। नहीं नहीं, मैं समझ गई, मैं मजाक में बोल रही हूँ। पर जिन्होंने भी कहा या जिन लोगों ने भी कहा, मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ अच्छे बातें आपसे कही। बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें भी, और आपकी भी उदारता है ये। तो मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, जैसे कि साधारण घर की कोई महिला होती है ना, वैसी ही हूँ। और मेरा क्या है, मैं जैसी सोचती हूँ अंदर, मैं वो ही बोल देती हूँ। मुझे ना लपेट के उसको ना बोलना नहीं आता है, जैसा है मैं सीधा साधा सब बोल देती हूँ। बस यही है। और मुझे जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, वो मुझे आर्टिफिशियल कोई कृत्रिम मीठा ज्यादा बोले, शायद वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कभी कभी मुझे पहले नजर में ही जो मेरा इम्प्रेशन, कभी कभी अधिकतर समय मैंने सही रहता है उस व्यक्ति के बारे में। और मैं डिफॉल्ट तरीके से सोचती हूँ सब अच्छे हैं, और भगवान की कृपा से मुझे सब बहुत अच्छे लोगों से मिला। तो मतलब सच्चे रहो बस, जैसा है अंदर है वैसे बाहर रहो। ताकि आज जो बात आपसे बोली, 10 साल बाद भी अगर मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूंगी तो मैं यही बात आपको बोलूंगी, क्योंकि मुझे फिर याद रखने की जरूरत नहीं कि मैंने अन्नू जी से आज क्या कहा था। तो मैं तो बस यही मेरा, बस इसी से मैं खुश रहती हूँ कि जो। पर भगवान के लिए मैं बहुत विश्वास रखती हूँ, और मैं भगवान की बहुत ज्यादा कृपा है कि मुझे आप सब लोग इतने अच्छे लोग जहाँ जाती हूँ हम मिल जाते हैं कि बस जब वो आसपास अच्छी अच्छाई हो ना, तो आप अपने आप ही खिल जाते हो। बिल्कुल। अब जैसे आपको हीरे मोती चाहिए, तो आपको समंदर के अंदर जाकर मोतियों को निकालना पड़ता है। अगर मैं मैं और एक चीज की तरफ भी इशारा कर रही हूँ, और वो है आप एक कवयित्री हैं। आपके बारे में जो सुना है, वो सुना है कि आप बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। और बोलती, जब बोल रही हैं बिल्कुल साधारण तरह से बोलती हूँ, जो है जैसा है वैसा। और वो कविता के रूप में भी बोलती हैं। तो आप अपनी कविताओं के बारे में प्लीज हमारे दर्शकों को बताइएगा। अपने हिंदी महफिल में आप एक मेंबर हैं, और आपने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो अगर आपके पास एक कविता या दो कविताएं हैं, आप हमें जरूर सुनाइएगा। और ये हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। अम, जैसे मैंने कहा कि परिवार में साहित्य का शुरू से बहुत माहौल रहा है, और पढ़ने लिखने का बहुत वातावरण रहा है। पिताजी मेरे काफी साहित्यिक रुचि रखते थे, और लिखते भी थे। और तो उसके कारण मतलब शुरू से ही था कि अच्छा पढ़ो, अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छा पढ़ोगे अच्छे विचार होंगे। और हमारे स्कूल में, हालांकि मैं एक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी हूँ, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी भाषा पर भी बहुत ज़्यादा विशेष जोर था। और हमारे हिंदी के शिक्षक भी बहुत अच्छे थे। तो घर में और स्कूल में दोनों जगह हिंदी भी अच्छी सीखी, पढ़ी, बोली गई, और लिखने का भी रहा। तो मुझे शुरू से लिखने का, मैंने कहा ना, मैं पब्लिक स्पीकर कभी नहीं रही। तो मुझे बोलने में बहुत डर लगता था कि मैं, जैसे यहाँ तक कि जैसे डिबेट में भी मैंने अपनी एक दो सहेलियों के लिए डिबेट लिख दिए, लेकिन अपने में नहीं, और उनको प्राइज भी मिला, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं खड़े रह के वो भाषण दे दूं या बोल दूं। तो मैं ऐसी, तो लिखवा लीजिए हमसे, हम बोल नहीं सकेंगे। पर मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे को बहुत बड़ी, छोटा मोटा लिखने का मुझे शौक है, तो कुछ भाव आए तो लिख दे, तो लिख देती हूँ। और फिर क्या हुआ कि जब कॉलेज में गए और पढ़ाई बढ़ गई, फिर पीएचडी में गए, फिर और पढ़ाई बढ़ गई। तो धीरे धीरे लिखना जैसे ना छूट सा ही गया बिल्कुल। ज्यादा करके मतलब अपने काम से ही रिलेटेड आप लिख रहे हो, इस ऐसा अपने मन की चीज या साहित्य से ऐसे कुछ छूट सा ही गया था। फिर जब यहाँ आए, तो यहाँ पर अंग्रेजी का बोलचाल
आपका मुंह दुख जाए हिंदी बोलने को कोई मिल जाए तो, और हम तो हिंदी भाषी हैं। तो और फिर लगने लगा मुझे कि कभी कभी मुझे खुद ही कोई शब्द हिंदी का याद नहीं आ रहा है। तब मुझे एक वो धक्का लगा कि हमारी अपनी भाषा हमसे छूट रही है, कि वो छूटना नहीं चाहिए। बोलचाल की भाषा में हम बोल रहे हैं, उसमें दूसरे भी शब्द आ रहे हैं, आप आराम से बोल रहे हो, लेकिन जब आप लिखने लग रहे हो, मेरे पिताजी के आपको अगर मैं पत्र पढ़ाऊं तो आप कहेंगे कि कोई इस तरह भी पत्र लिख सकता है क्या? इतनी शुद्ध, इतनी सुंदर हिंदी में इतने सुंदर भाव और इतना सुंदर प्रवाह उसको पढ़ने का। तो मुझे लगने लगा कि नहीं, मेरे ही वो भाषा छूट रही है। वो छूटना नहीं चाहिए, जो बड़ी मुश्किल से आई है, और अच्छी चीज है ना। कोई अगर बुरी आदत है छूट रही तो बहुत अच्छी चीज है कि छूट रही है, वो बहुत अच्छे, बिना प्रयास के ही छूट गई। तो यहाँ बिना प्रयास के अच्छी चीज छूट रही है, तो वो अच्छा नहीं था। तो फिर लिखना शुरू किया, तो मैं धीरे धीरे फिर से अपना लिखने लगी। वो छोटी मोटी कविताएं लिख लेती हूँ, छोटा मोटा कुछ, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ लिखने वाले, तो मैं लिख लेती हूँ। फिर यहाँ जब आई क्लीवलैंड में, तो संयोग से मुझे हिंदुस्तानी महफिल से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे, मेरे बड़े भाई के समान है, मुझे बहन मानते हैं, मैं उनका बहुत आदर करती हूँ। मेरे भाई ही हैं, बड़े भाई हैं, डॉक्टर उत्सव जी चतुर्वेदी जी, बहुत सुंदर लिखते हैं। तो उन्होंने मुझे इस महफिल परिवार से जोड़ा। और मैं बहुत सीखती हूँ, वहाँ बहुत अच्छे लिखने वाले हैं। तो मैं हर महफिल में जाने की कोशिश करती हूँ, हर महीने हम मिलते हैं। तो बस थोड़ा बहुत मैं भी लिख लेती हूँ। और यही है मेरी। एक कविता सुना दीजिएगा, अगर आपसे, आपके पास अगर कुछ है तो। बिल्कुल, मैं दो निकाल के रखी थी, मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, पर मैंने सोचा कि जैसे हमने बातचीत में हम कह रहे थे कि जैसे मैंने क्या किया, मतलब मैं सोचती हूँ कि हमारी एक जिम्मेदारी जो है जीवन में, एक कामकाजी होना भी एक जिम्मेदारी है, कि आपको जीवन यापन करना है तो कामकाजी भी होना जरूरी है, कर्म भी करना है। लेकिन उसके साथ समाज के प्रति भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है हमारा, कि हम अगली पीढ़ी को अच्छा बनाएं, खुशहाल अच्छा बनाएं, और अच्छे संस्कार दें। और जैसा कि कहा मैंने, परिवर्तन ही एक स्थायी चीज है, बाकी सब कुछ भी स्थायी नहीं, सिर्फ परिवर्तन स्थायी है। तो उस परिवर्तन में भी जो अच्छी चीजें हैं उनको बनाए रखना है। और हर चीज हमें भी मिली, आज जो चीज मेरी है कल किसी की थी, कल किसी की हो जाएगी, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी यहाँ से। तो वो चीज मुझे देना है, उसको अच्छे से संभाल के रखनी है मुझे, कि मैं अपनी बेटी को दूं, क्योंकि मैं गई कि वो गई चीज। तो उसी को मैं सिर्फ प्रहरी हूं। जो मुझे समाज से, आप सब लोगों से अच्छी चीजें मिली, आज आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, आपसे सीखने को मिला। मतलब एक साधारण व्यक्ति को असाधारण, आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप में ये कला है। एक साधारण सी मेरी जैसी व्यक्ति को आपने इस पॉडकास्ट पे लाना, और उसको इतना, ये आपकी मतलब मैं सच बोल, मैं कभी, मैंने आपको बोला मैं दिल से बोलती हूँ, मैं कभी इधर उधर लपेट के नहीं बोलती। तो ऐसे लोग, ऐसी चीजें मैंने जो सीखी, मैं चाहूंगी मैं अपनी बेटी को बताऊं, कहूं कि ऐसा होना चाहिए तुम्हें, तुम्हें अन्नू आंटी जैसा होना चाहिए, कि हर किसी में एक अच्छी चीज ढूंढो, सब में है, भगवान ने सबको गुण दिए, बस हमारे में प्रॉब्लम है कि हम ढूंढते नहीं है। तो अन्नू आंटी से सीखो तुम, आज मैंने क्या सीखा, मैं कैसे, मैं उसकी सिर्फ धरोहर है ये आपकी, आपसे जो मुझे आज मिली, या माता पिता से, परिवार से मिली, दोस्तों से मिली, समाज से मिली, उस धरोहर को मुझे देना है, मैं सिर्फ उसकी प्रहरी हूँ। पर्यावरण हम बिगाड़ते जा रहे हैं। मतलब आप देखिए, 2 साल से ठंड नहीं पड़ रही है, फरवरी के महीने में यहाँ कुछ सफेद नहीं है। अगर जो जियोलॉजिकल स्केल पे जो चीजें होती हैं, अगर एक ह्यूमन लाइफ में आप देख रहे हो, इससे बड़ा अलार्म कुछ नहीं हो सकता। और उसके जिम्मेदार कौन है? हम। तो उस धरोहर को हम बिगाड़ रहे हैं, और उसके प्रति हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है कि अब भी हम संभल जाएं। तो बहुत सी चीजें हैं, तो उसी को ध्यान में रख के मैंने, कि हम सिर्फ एक धरोहर के प्रहरी हैं, वो कविता है।
अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वो सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। तो इस कविता का शीर्षक है धरोहर के प्रहरी। विरासत तो होती है किसी की धरोहर, विरासत तो होती है किसी की धरोहर, त्याग और बलिदान होते हैं इसके सहोदर। फैले हैं विश्व में कई संस्कृतियों के उपवन, खिले हैं भांति भांति की रीतियों और संस्कारों के अगणित सुमन। देखिए, हर कल्चर में कुछ न कुछ अच्छी चीज है। आप ये नहीं कह सकते कि इसका खराब हमारा खराब, हमारा अच्छा हमारा उच्च है। गलत। हर कल्चर में एक अच्छी चीजें हैं, वो ही हमें लेना है और उन सबको गुलदस्ता बनाना है सुंदर सा। सहस्त्र वर्षों के निरंतर प्रयास से हुई स्थापित मानव सभ्यता, इतिहास गवाह है कि अंत में हर संग्राम अहिंसा ने ही जीता। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, चाहे घर के मसले हों, चाहे राष्ट्र के हों या विश्व के। अहिंसा और कुछ नहीं। माना कि प्रकृति का नियम है बदलाव, यही एक स्थायी चीज है बदलाव। माना कि प्रकृति का नियम है बदलाव, किंतु नहीं है अधिकार कि हम फैलाएं अलगाव। है हमारा कर्तव्य, है हमारा कर्तव्य कि करें हम स्नेह सागर निर्मित, बढ़ाएं शांति और भाईचारा, जहां न हो कोई भी भयभीत। किसी को भी भय नहीं होना चाहिए बाहर निकल के कि कोई मुझे गन से मार देगा। क्यों? किसने अधिकार दिया तुम्हें? नहीं होना चाहिए ये। तो फिर तो फिर ले आज अपने से ये प्रण कि मानव सेवा में ही उठे हमारे हर कदम। मानवता की फुलवारी में क्या करेगा परमाणु बम? मनोयोग से करे श्रमदान, बनाने स्वच्छ पर्यावरण। ध्यान रहे, यहीं पड़ेंगे अगली पीढ़ी के नन्हे मासूम चरण। बहुत गलत कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगली पीढ़ी यहीं आने वाली है। अगर हम उनको स्नेह करते हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि हम पर्यावरण पर ध्यान दें, और भी बहुत सी चीजों पर ध्यान देना है। बांध ले सुंदर कथाओं और संस्कारों के उपहार से सजी गठरी। बांध लें सुंदर कथाओं और संस्कारों के उपहार से सजी गठरी, क्योंकि विरासत तो है अगली पीढ़ी की धरोहर। क्योंकि विरासत तो है अगली पीढ़ी की धरोहर, और जिसके हम सिर्फ हैं प्रहरी, जिसके सिर्फ हम हैं प्रहरी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर कविता, एक बहुत महत्वपूर्ण जो आपका संदेश है इसके द्वारा कि हम अपने पर्यावरण की संरक्षणा करें, क्योंकि हम उसके सिर्फ प्रहरी हैं, उसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं है। और जो जो बातें आपने कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी भली भांति जानते हैं कि ये जो आपने मैसेज अभी दिया है उसका उसकी बहुत आवश्यकता है कि सब सुने और सब आचरण में लाएं। कि हमें बाहर जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम अपने घरों में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम रुक के देख के उसमें कुछ भी बदलाव ला सकते हैं तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है उस दिशा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। और आपका विज्ञान और आपकी शिक्षा और वो सब एक तरफ, और आपकी जो साहित्य वो भी एक धरोहर है जो आपके पिताजी और आपकी माताजी से आपको मिला है। और उसको आप कैसे इतने सुंदर तरीके से आप उसको आगे ले जा रही हैं, और आपने इतनी अच्छी बातें कही इस कविता के द्वारा। तो मैं आपकी बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अब हम अपने अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं जिसका नाम है सेल्फ केयर। और यहाँ पे आप बताइएगा हमें कि आप कैसे एक मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक तरीके से अपने अपने आप को आप देखती हैं और आप देखभाल करती हैं अपनी। तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, अपनी देखभाल करना बहुत जरूरी है। आप वही कर दे सकते हैं जो आपके पास है।
अगर मेरे पास स्ट्रेस है तो मैं स्ट्रेस दूंगी, अगर मेरा मन खुश है और मेरे मन में अच्छी चीजें हैं तो मैं वही, जो आपके पास है आप वही तो दोगे ना। तो कोशिश करती हूँ कि अच्छे विचार हो मन में, और अच्छे विचार के लिए अच्छा साहित्य पढ़ती हूँ, कुछ लिखने का शौक है तो वो करती हूँ। मुझे ठंड से बहुत वो है, अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ और वेट करती हूँ कि कब वसंत ऋतु आए। वसंत पंचमी कल चली गई, लेकिन हमारे लिए अभी वसंत थोड़ा और दूर है। तो मुझे बाहर घूमना बहुत पसंद है। और जो चीज मैं नहीं करती और जो मैं करना चाहती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ, मुझे पता है कि मैं गलत कर रही हूँ, एक्सरसाइज व्यायाम, उसके लिए मैं पारुल जी को, अगर वो सुन रही हैं तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे पता नहीं था कि उनका कुछ ऐसा क्लासेस हैं, वर्कआउट सेशंस हैं जूम पर, जो मुझे अभी पता चला। तो मैं उन कोप अप तो नहीं कर पाती हूँ जिस लेवल पे वो करवाती हैं, पर मैंने वो अभी शुरू किया है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उसके द्वारा जो चीज जो मैं चाहती थी करूं, हाँ जिम ज्वाइन करूंगी, हाँ जाऊंगी, हाँ कल परसों, वो परसों कभी आता नहीं, अभी करती हूँ। मतलब बीच में मिस भी हो जाता है, आज ज्यादा सो रहे हाथ, आज तो नहीं करूंगी तो फिर कल हाथ ही ना उठेगा, तो वो भी एक है। लेकिन वो शुरू किया है, वो बहुत अच्छी चीज है। और मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी कुक हैं, तो उससे हम लोगों ने सीखा और शौक बन भी गया बनाने का, और खिलाने का, होस्ट करने का भी बहुत शौक है लोगों को। तो मैं मतलब मैं भारतीय खाना ही बना पाती हूँ। बेकिंग करती हूँ, बहुत अच्छी नहीं कर पाती हूँ, दो तीन चीजें ही हैं जो मैं अच्छा कर लेती हूँ, जिसका मुझे है कि मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। पर शायद धीरे धीरे वो भी कर लेंगे ऐसी मेरी उम्मीद है। पर खाना बनाने का मुझे बहुत शौक है, तो मैं खाना बहुत बनाती हूँ। अच्छा लगता है मुझे। और मैं समझती हूँ मेरी लैब अभी किचन हो गई है, तो वहां पर मैं अपने एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, नई रेसिपी किसी को इस तरह से वो करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं क्या करती हूँ, पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, पोइट्री लिखना अच्छा लगता है। और मुझे सोशलाइज करना भी बहुत पसंद है। मुझे आप कह सकती हैं सोशल एनिमल है, पार्टी गर्ल। तो बिल्कुल, उसको भी बहुत जरूरी है आपके। आप काफी ये भी एक आशीर्वाद है कि आप क्लीवलैंड जैसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल आपके जैसे हैं, बहुत जिंदा दिल, बहुत भी खुश, अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। परिवार। और पारुल और जी के लोग हैं बिल्कुल। तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपके बीच में हैं, तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और इसीलिए ये सर्वगुण संपन्न का जो एक प्लेटफॉर्म है, वो आपके जैसे जो महिलाएं हैं, आपकी जो प्रतिभाएं हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो टैलेंट्स हैं, और जो जिंदगी के जो आपके अनुभव रहे हैं, जब आप आके से हमारे दर्शकों के साथ ये सब आप आचार विचार सब आप बांटते हैं, उससे बहुत लोगों का बहुत फायदा होता है। तो जब लोग सुनते हैं बैठ के, तो उनको लगता है कि नहीं, ये हमें आचरण में लाना है, ये बात बहुत अच्छी कही सुनीता जी ने, तो हमें इसके ऊपर भी विचार करना है। तो इसका सबसे बड़ा जो मुझे लगता है बेनिफिट है वो ये है कि हमें आप जैसे लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ। और आज का हमारा शो समाप्त करने से पहले आपके पास अगर कोई मैसेज है जो आप बोल के जाना चाहती हैं, अगर आप शेयर करना चाहती हैं, तो आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं, प्रभु साक्षी हैं, मैं कहूंगी आप सर्वगुण संपन्न हैं। कि मतलब मैं प्रभु को साक्षी रखकर ये कहना चाह रही हूँ कि कौन सोचेगा कि सब, हर किसी में कुछ अच्छाई है जिसको कि दुनिया को बताया जाना चाहिए। आप उसके लिए एफर्ट करना, बनाना ये एपिसोड, उनसे बात करना, इतनी शालीनता से बात करना। और मैं, देखिए मैं आपको ईमानदारी से कह रही हूँ, मुझे लगा मैं क्या बताऊंगी ना, मतलब आपके इतने अच्छे, मैं खुद उनसे सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे गर्व भी होता है।
मैं एक्चुअली मैं अपने डिक्शनरी से गर्व शब्द मैंने बहुत कम कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि मैं बहुत गर्वित हूँ कि महिलाएं इतना अच्छा कर रही हैं, इतना वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये आपके लिए बहुत बड़ा एफर्ट है सबके लिए करना। और जब आपने मुझसे कहा तो मैं सोचने लगी, पहले तो मुझे अच्छा लगा, चलो हाँ ये एपिसोड में करते हैं, करना चाहिए। फिर मैंने बोला नहीं, ये क्यों करना चाहिए, मैं क्या ऐसा बताऊंगी, मैं क्या अभी मैं इन बिटवीन जॉब कह लो मुझे या जो भी कह लो, घर में हूँ, गृहिणी हूँ, लेकिन मैं आपकी दृढ़ता और परसिस्टेंस जो बहुत, मतलब कि नहीं आप करिए, कितने प्यार से कितने निर्मलता से आपने मुझसे कहा कि नहीं मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आप। तो ये आपकी बहुत बड़ा आभूषण है, जो आपकी जो निर्मलता है ना, ये बहुत बड़ा आभूषण है आपका। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये सब, और आप करते रहिए। और मैं चाहूंगी कि मैं आपका सर्वगुण संपन्न एपिसोड आपका करूं और आपके बारे में सुनूं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे भी। नहीं, बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैंने हिंदी, मेरे को हिंदी बोले बहुत अरसा हो गया है। हम दिल्ली में पले बड़े, पर 30 साल के ऊपर हो गए हैं, और हम इतनी हिंदी बोलते भी नहीं है आजकल। तो यहाँ पे तो सिर्फ अंग्रेजी हाँ के सिवा, जैसे आपने बोला कि मुंह दर्द करने लगता है कि हिंदी में हाँ। बात करें, तो आपने मुझे वो अवसर दिया कि मैंने अपनी टूटी फूटी हिंदी में आपको, और बिल्कुल नहीं, मैंने इतनी अच्छी कोशिश हिंदी आप बोल रही हैं, और मैं आपके आभारी हूँ कि आपने यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमें अपनी भाषा में बोलने के लिए, की। मतलब हम अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कोई बहुत अच्छी, पर हाँ अच्छी है, पर हिंदी में सोचते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं। तो मतलब आप अपने आप को सबसे अच्छा सहज कब मानेंगे, जब आप आपकी भाषा में बोलेंगे। तो आप बिल्कुल। ये मुझे मौका दिया अपनी बात को अपनी ही भाषा में बोलने का, इसके लिए आपको बहुत बहुत आपने धन्यवाद। बहुत अच्छी हिंदी बोली, मैंने काफी कुछ सीखा है आज आपसे। और मैं चाहूंगी कि जो हमारी और महिलाएं हैं जिनको मैं बोल रही हूँ कि आप आइए हमारे शो पे, और जो बोल रही हैं कि हम अंग्रेजी में नहीं बोल सकते, हमें अंग्रेजी में नहीं बात करनी, मैं आपको बता रही हूँ कि आप आज आपने देखा ये एपिसोड, हमने सुनीता जी से अपनी टूटी फूटी हिंदी में बात किया, पर उन्होंने ये बहुत कितनी अच्छी हिंदी अच्छी तरह आपकी। से, सरलता से, सहजता से उन्होंने ये वार्तालाप हमारे साथ किया। तो आप प्लीज ऐसा फील मत कीजिए। काफी औरतें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आए शो पर, वो कह देती हैं कि नहीं, आपकी जो बाकी गेस्ट हैं वो सब बहुत अपने क्षेत्रों में बहुत ऊंचे स्थान पे हैं, हमने कुछ अचीव नहीं किया। तो मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल अचीवमेंट के बारे में नहीं है। सर्वगुण संपन्न के पीछे मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि हर औरत अपने में संपूर्ण है, हर औरत है, हर इंसान, हर व्यक्ति अपने में संपूर्ण है, क्योंकि वो हमारी आत्मा है, वो हमारी आत्मा का स्वभाव है। लेकिन हम जब इस दुनिया में हैं, इस शरीर में हैं, हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए, क्योंकि वो हम एक अर्पण कर रहे हैं। हम एक जो भगवान है, जो स्वयं सर्वगुण संपन्न है, उनको हम एक हार, फूलों का हार पहना रहे हैं, और एक हर फूल उसमें आप हैं, जो हमारे पॉडकास्ट पे आ रही हैं, हमारे साथ शेयर कर रही हैं ये सब बहुत सारी जानकारी। और हमें सीखते रहना चाहिए एक दूसरे से, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे को समझना है, और उससे हमारा भी बहुत भला होता है। हम भी एक अपने आप को अच्छे वाइब्रेशंस और एक अच्छे डायरेक्शन में देखते हैं कि हम जा रहे हैं। तो वो मेरा एक उद्देश्य था, और मैंने 2 मिनट ज्यादा लिए, तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। बट नहीं नहीं नहीं, जी, तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि पुष्पों की जो माला है ना, तो एक कोई गेंदे का फूल है, एक कोई गुलाब है, कोई, तो सब सब में एक अपनी खुशबू है, अपनी उनकी खूबसूरती है। तो कितनी सुंदर बात कही आपने कि उसको प्रभु को अर्पण करना है, सर्वगुण, ये सारे गुणों को मिला के एक सर्वगुण माला भगवान को अर्पण करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल, तो उस माला की आप फूल हैं, और उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना समय, जो आप बहुत चीजों में लगा रही हैं, आपने थोड़ा सा समय निकाल के मुझे दिया, और मेरे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताई। तो सुनीता जी, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत आभारी हैं कि आप हमारे शो पे आए। बहुत धन्यवाद। और आप बहुत आगे भी, आप इसी तरह उन्नति करते रहें, और जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो सब पूरी हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि आपकी जो ये सर्वगुण संपन्न पॉडकास्ट है, ये
वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट और नंबर में बने। बहुत सारी महिलाओं की कहानियां और संघर्ष और सब सुनने को मिले। और ये बहुत सुंदर आपकी जो सर्वगुण संपन्न माला बने, जो हम प्रभु को अर्पण करें। एक आप करती जा रही, एक एक मोती पिरोती जा रही है, सुंदर सुंदर। तो इस सुंदर काम के लिए आपके, मैं सभी महिलाओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं यही कहूंगी कि मन में जो है ना वही करना चाहिए, उस क्षण के लिए जो चीज सही है, उस समय के लिए बस जो मन में है वो करो। खुश, जिस भी परिस्थिति में खुश रहे, तो सब कुछ अच्छा ही है। जैसे मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। कबीर कहे, हरि मिले सब मन की प्रतीत। सब मन में ही है सब। बहुत और बहुत बहुत आनंद आया आपसे बात करके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।